हाँ जी, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो हमारा चैप्टर है, प्रेसिडेंट का जो हमारा चैप्टर है, उसी चैप्टर को में एक अलग से प्रोविजन आता है, वह है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां, इनको मैं एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ाता हूं। और अगर आपके सिलेबस में राष्ट्रपति लिखा है तो भी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ना है, और केवल क्या लिखा है बताओ, केवल राष्ट्रपति लिखा है तो भी पढ़ना है, और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां सिलेबस में लिखा है तब तो पढ़ना ही है, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्योंकि एग्जामिनर हमें इतना ही बोलता है कि आपके सिलेबस में प्रेसिडेंट का टॉपिक लिखा हुआ है तो आपको राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ के आना ही था। अब इसको एक अलग चैप्टर के रूप में हम इंट्रोड्यूस करके आपको पढ़ाने वाले हैं कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कहाँ उल्लिखित है? भारतीय संविधान के अंदर टोटल 22 भाग है। 22 भाग में से एक भाग नंबर 18 है। भाग नंबर 18 का जो नाम है या इसके अंदर कौन से प्रोविजन है? आपातकालीन प्रावधान है। भारतीय संविधान का एक भाग है, भाग नंबर 18। 18 में कौन से प्रोविजनों का उल्लेख किया गया है? इमरजेंसी रिलेटेड प्रोविजनों का क्या किया गया बताओ? उल्लेख किया गया है। ठीक है जी। आप याद ऐसे रखोगे कि भाई हमारे जीवन में भी 18 वर्ष की आयु आती है, और 18 वर्ष की आयु कैसी आयु आती है बताओ? आपातकालीन आयु होती है। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 18 में कौन से प्रोविजनों को रखा गया है? आपातकालीन प्रोविजनों को रखा गया है। भाग 18 कहां से कहां तक है? भारतीय संविधान का भाग 18 आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल कहां तक है? आर्टिकल 360 तक है। तो पहली बात तो आपके नोट्स में इतनी बात लिखी है कि भारतीय संविधान का भाग 18 जिसका नाम आपातकालीन प्रावधान है, इस भाग 18 के अंदर आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक लेकर आपातकालीन प्रावधानों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है, जिसको हम किसकी आपातकालीन शक्तियां बोलते हैं? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां बोलते हैं। ठीक बात है सर। उसके बाद में मैं आगे बढ़ूं कि हमारे देश में जो आपातकाल का प्रोविजन है, आपातकाल का प्रावधान है, ये आपातकालीन प्रावधान कहां से लिए गए हैं? आपातकालीन प्रावधान का सोर्स क्या है, कहां से लिया गया है? तो बोला जाता है कि भारत में जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, ये कहां से ली गई है? ये भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रोविजन से ली गई है। भारत शासन अधिनियम 1935 से, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 में ये प्रोविजन था कि भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल था, वो गवर्नर जनरल क्या कर सकता था? आपातकालीन शक्तियों का क्या कर सकता था? प्रयोग कर सकता था। तो आपातकालीन प्रावधान पूछे आपसे कहां लिए गए हैं, कहां से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। लेकिन दूसरी इंफॉर्मेशन क्या याद रखोगे कि आपातकाल के समय हमारे यहां मूल अधिकारों का क्या होता है? निलंबन होता है। मूल अधिकारों का क्या होता है? निलंबन होता है, या मूल अधिकार क्या होता है? सस्पेंड होते हैं। ये प्रोविजन हमने कहां से लिया है? जर्मनी से। और जर्मनी में कौन सा गणराज्य बताओ? वाइमर गणराज्य है ना। जर्मनी में वाइमर गणराज्य का जो संविधान है उससे लिया गया है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? आपातकाल के समय हमारे जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं आर्टिकल 358 के तहत और आर्टिकल 359 के तहत जो हम पढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? ये कॉन्सेप्ट हमने जर्मनी से क्या किया है? एडॉप्ट किया है। आप लॉजिकली भी याद रख सकते हैं। पहली बात तो आप फैक्चुअल डाटा में क्लियरिटी रखें। आज तक अगर आप यही पढ़ के आए हैं कि आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है, तो उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में से डिलीट कर देना। देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। हमने आपातकालीन प्रोविजन तो कहां से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। तो जर्मनी से क्या लिया है सर हमने? जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल के समय हमारे जो मूल अधिकारों का निलंबन होता है, वो प्रोविजन कहां से प्रभावित है? वो प्रोविजन जर्मनी के संविधान से प्रभावित है। क्योंकि हमारे संविधान सभा के सलाहकार BN राव के द्वारा जब संविधान सभा के सामने विभिन्न प्रकार के स्रोत प्रस्तुत किए गए, तो उसमें जो हमारी संविधान सभा के सलाहकार BN राव ने यह बताया कि हमारे जो आपातकालीन प्रोविजन है वो तो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 में जो गवर्नर जनरल था उसके पास में कौन सी शक्तियां थी? आपातकालीन शक्तियों का प्रोविजन था। जबकि फंडामेंटल राइट्स का जो सस्पेंड होने वाला प्रोविजन है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भाई
मूल अधिकारों का निलंबन तो हम भारत शासन अधिनियम 1935 से तो ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप बताओ ब्रिटिश सरकार हमको फंडामेंटल राइट्स देगी क्या? तो ब्रिटिश सरकार फंडामेंटल राइट्स देगी ही नहीं। लॉजिकली हर फैक्ट को अपने माइंड में लेके जाना है कि सर मूल अधिकारों का निलंबन वाला कॉन्सेप्ट तो जर्मनी से या उधर से पाश्चात्य देशों से ही लेंगे, कहां से तो नहीं लिया होगा, भारत शासन अधिनियम 1935 से तो नहीं लिया होगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार हमको क्या नहीं देगी बताओ, मूल अधिकार तो देने वाली ही नहीं है। ठीक बात है, इतनी इंफॉर्मेशन क्लियर रखे, आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने क्या बताया, हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 18। भाग 18 में क्या बताओ, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां या आपातकालीन प्रावधान है। ये आर्टिकल 352 से लेकर कहां तक पढ़ेंगे, आर्टिकल 360 तक, जिसमें मैंने बताया कि भारतीय संविधान में जो आपातकाल के प्रावधान है, ये कॉन्सेप्ट हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है, जबकि आपातकाल के समय जो हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, सस्पेंड होते हैं, वो प्रोविजन हमने कहां से लिया है, वो प्रोविजन लिया है हमने जर्मनी के संविधान से। इतनी बातें क्लियर हो गई जी। फिर देखो, इस पूरे आपातकाल के चैप्टर का मैं 5 मिनट में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अगर ये समझ में आ गया तो इसका मीनिंग है पूरा आपातकाल का चैप्टर ही हमें क्या आ गया बताओ, समझ में आ गया। समझो, देखिए सामान्य स्थिति में हमारे देश में जो शासन प्रणाली अपनाई गई है, वो कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है, संघीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। कौन सी शासन प्रणाली की बात कर रहा हूं मैं, संघीय शासन प्रणाली। और संघीय शासन प्रणाली में क्या होता है, संघीय शासन प्रणाली को हम ऐसे बोलते हैं कि हमारे यहाँ एक संघ सरकार है और दूसरी सरकार कौन सी है बताओ, राज्य सरकार है। और इनके बीच में क्या किया गया है, इनके बीच में किया गया है सर शक्तियों का विभाजन, इनके बीच में किया गया है डिवीजन ऑफ द पावर। ठीक है जी। और होता यह है कि संघ सरकार क्या करती है, सामान्य स्थिति में अपने विषय पे काम करती है और राज्यों की सरकार अपने विषय पर कार्य करती है। इसका तात्पर्य सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि संघ सरकार अपने संघ सूची के विषय पे कार्य करती है, अपशिष्ट विषय के क्षेत्र में कार्य करती है। इसके अलावा संघ सरकार समवर्ती सूची के विषय में भी कार्य करती है। इसी प्रकार से राज्य सरकारें अपने कौन से विषय पे कार्य करती है, राज्य सरकारें अपनी राज्य सूची के विषय पर क्या करती है, कार्य करती है, मतलब कानून बनाती है और कानूनों को लागू करती है। और संघ सरकार अपने विषय पे कार्य करने के लिए क्या है बताओ, स्वायत्त है, स्वतंत्र है। और उसी प्रकार से राज्य सरकारें भी अपने क्षेत्र में जो भी उनके विषय हैं उन पर कार्य करने के लिए क्या है, स्वायत्त है। इसका मीनिंग है सामान्य स्थिति में भारत में राज्यों को अपने विषयों में कार्य करने की क्या दी गई है बताओ, स्वायत्तता दी गई है, ऑटोनॉमी दी गई है। अपने अपने विषयों में वो क्या करे बताओ, कार्य करे। ये हमारे यहाँ कौन सी शासन प्रणाली है बताओ, संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। लेकिन फिर भी हमारे देश में राष्ट्रीय एकता, किसके प्रोविजन को बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान के भाग 18 में कौन से प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया है, आपातकालीन प्रोविजन लिखे गए हैं। आपातकालीन प्रावधानों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। कोई मेरे से पूछे कि सर ये आपातकालीन प्रोविजनों का प्रयोग क्यों किया गया है। आपातकालीन प्रोविजनों का प्रयोग इसलिए किया गया है ताकि राष्ट्र की एकता और अखंडता को क्या रखा जा सके, मेंटेन रखा जा सके, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक बात है। मैंने कहा हमारे यहाँ देश में कौन सी शासन प्रणाली है बताओ, संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली का तात्पर्य क्या होगा, संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का क्या है बताओ, विभाजन है। संघ सरकार अपने विषय पे कार्य करती है, राज्य सरकारें क्या करती है, अपने विषय पे कार्य करती है। लेकिन मैंने कहा कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन शक्तियों का क्या किया गया है, प्रोविजन किया गया है। जैसे ही भारत में भाग 18 का प्रयोग होता है, इसका मीनिंग है राष्ट्रपति के द्वारा या संघ सरकार के द्वारा भाग 18 का प्रयोग किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही भारत का जो संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा निलंबित हो जाता है। संघीय ढांचा क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है। और कौन से ढांचे में परिवर्तित हो जाता है, एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है। मैंने शब्द क्या बोले हैं वो ध्यान रखना है। मैंने ये नहीं बोला कि भारत का संघीय ढांचा समाप्त हो गया, समाप्त नहीं हो गया। कुछ समय के लिए इसको क्या कर दिया गया बताओ, सस्पेंड कर दिया गया। जैसे अगर सरकारी कर्मचारी कोई गलती करता है तो पहले उसको क्या कर देते हैं बताओ, सस्पेंड कर देते हैं, फिर कुछ दिन बाद में वापस बुला देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अगर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को खतरा उत्पन्न होता है तो भारतीय संविधान का भाग 18 प्रयोग करते हैं और हमारा संघीय ढांचा निलंबित होता है
और वो कौन सा ढांचे में बदल जाता है बताओ? एकात्मक ढांचे में बदल जाता है। और संघीय ढांचे का एकात्मक ढांचे में बदलने का तात्पर्य क्या है? अब पूरी की पूरी शक्तियां किसके पास में आ गई? संघ के पास में आ गई। जो यहाँ पे शक्तियों का विभाजन चल रहा था, अब वो शक्तियों का विभाजन नहीं रहेगा। अब क्या हो जाएगा? शक्तियों का सेकेंद्रण हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ द पावर्स हो जाएगा। पूरी की पूरी पावर किसके पास में चली जाएगी? संघ सरकार के पास में चली जाएगी। इसका मीनिंग है सर फिर राज्य सरकार की क्या हालत होगी? सर राज्य सरकार की हालत ये होगी कि राज्य सरकारें संघ सरकार के क्या आ जाएगी? अधीन आ जाएगी। राज्य सरकारें क्या आ जाएगी? संघ सरकार के अधीन आ जाएगी। कौन सी स्थिति में बताओ? आपातकालीन प्रावधान की स्थिति में। इसका मीनिंग ये हुआ कि फिर जो भी विषय है, संघ सूची का विषय, चाहे राज्य सूची का विषय, चाहे समवर्ती सूची का विषय है, चाहे अवशिष्ट सूची का विषय, सब विषयों पे काम कौन करने वाली है बताओ? संघ सरकार। और राज्य सरकारें बनी हुई हैं, लेकिन राज्य सरकारें संघ सरकार के क्या आ गई बताओ? अधीन आ गई। संघ सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करनी पड़ेगी। किसको बताओ? राज्य सरकारों को। कौन सी स्थिति में बताओ? आपातकालीन प्रावधानों के प्रयोग की स्थिति में। ये बात कहता है कौन बताओ? भारतीय संविधान का भाग 18 का कॉन्सेप्ट पूरा यही है। क्या कॉन्सेप्ट है एक बार वापस सुनो, फिर सिंपल एग्जांपल से समझ जाता हूं। मैंने कहा देखो सामान्य स्थिति में सर हमारे यहाँ संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसका तात्पर्य हमारे संघ एवं राज्यों के बीच में शक्तियों का क्या किया गया है? विभाजन किया गया है, तथा संघ एवं राज्यों को अपने अपने विषयों पर कार्य करने की क्या दी गई है? स्वायत्ता दी गई है, ऑटोनॉमी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन हमारे देश में यह भी ध्यान में रखा गया है, अगर हम राज्यों को ज्यादा ही स्वायत्ता दे देंगे, ज्यादा ही ऑटोनॉमी दे देंगे, तो कल को पंजाब बोलेगा हमें अलग खालिस्तान चाहिए, कल को अरुणाचल प्रदेश बोलेगा हमें उधर अलग ही जाना है, नागालैंड बोलेगा हमें अलग ही देश बनाना है। तो ऐसा फिर ज्यादा पॉसिबल, ऐसा संभव थोड़े है। इतनी स्वायत्ता काम की नहीं है। तो इतनी स्वायत्ता काम की नहीं है तो क्या बनाकर रखना है बताओ? राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी बनाए रखना है। और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है तो इसके लिए हमारे संविधान के भाग 18 में कौन से प्रोविजनों को जोड़ा गया? आपातकालीन प्रोविजनों को जोड़ा गया और बोला कि संघीय ढांचा निलंबित हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपातकालीन प्रावधानों के प्रयोग की स्थिति में हमारा संघीय ढांचा निलंबित हो जाएगा और कौन से ढांचे में बदल जाएगा? एकात्मक ढांचा। इसका मीनिंग है पूरे देश में कितनी आत्मा हो जाएगी बताओ? एक ही आत्मा हो जाएगी। एक ही आत्मा होगी मोदी जी की। उसके बाद में किसकी लठ चलेगी? राज्यों के मुख्यमंत्रियों का लठ नहीं चलेगा, एक ही ताऊ का लठ चलेगा। और वो ताऊ कौन बताओ? देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। इसका मीनिंग है पूरी की पूरी किसकी चलने वाली है? संघ सरकार की चलने वाली है। किसकी नहीं चलने वाली है? राज्य सरकारों की चलने वाली नहीं है। अरे इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझिएगा, सिंपल भाषा में ऐसे समझिएगा कि घर पे क्या है? शादी है। घर पे शादी है तो हमने क्या किया बताओ? सब लोगों के बीच में अलग अलग कार्यों का क्या कर लिया बताओ? विभाजन कर लिया। सब लोगों के बीच में कार्यों का विभाजन कर लिया, मतलब शक्तियों का विभाजन कर लिया। और सब लोगों को बोल दिया भाई कैमरे वाले के पास तो काम करने के लिए स्वायत्त है, एक को बोल दिया मिठाई वाले के पास में तो काम करने के लिए स्वायत्त है। लेकिन बताओ पूरी शादी को बनाए रखना भी तो महत्वपूर्ण बात है या नहीं है? पूरी शादी को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर मान लो कि ब्याह बिगड़ गो या शादी बिगड़ गई, शादी में कुछ मिस्टेक हो गई, जैसे ही शादी बिगड़ने वाली होती है वैसे ही घर का ताऊ अपने हाथ में लट ले लेता है और बोला जिस जिसको जो शक्तियां दी गई है वो पूरी शक्तियां मेरे पास में आ गई है। तो ऐसी कंडीशन में जब शादी बिगड़ जाती है तो बताओ पूरी शक्तियां घर के ताऊ के पास आ जाती है, नहीं आ जाती है? और वैसे देश का ताऊ कौन बताओ? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो उनके पास में पूरी पावर चलाई गई। इसका मीनिंग है देश का ताऊ कौन बताओ? संघ सरकार। और जैसे ही हम आपातकालीन शक्तियों को वापस हटाएंगे, हमारा एकात्मक ढांचा कौन से ढांचे में बदल जाएगा बताओ? संघीय ढांचे में बदल जाएगा। और जैसे ही आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करेंगे, हमारा जो संघीय ढांचा वो कौन से ढांचे में बदल जाएगा? एकात्मक ढांचे में बदल जाएगा। इस प्रकार से ये क्या होते रहेंगे बताओ? परिवर्तित होते रहेंगे। अब आपको मैं पढ़ाऊंगा आपातकालीन प्रावधानों के प्रयोग की स्थिति में क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रभाव यहां से सीधा सीधा आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा कुछ भी क्या होने की आवश्यकता नहीं है बताओ, परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं। सर आपने ये पढ़ाया था अगर आर्टिकल 352 का प्रयोग होगा तो हमारा संघीय ढांचा एकात्मक ढांचे में बदल जाएगा,
इसका मीनिंग है पूरी की पूरी शक्तियां संघ सरकार के पास में आ जाएगी। इसका मीनिंग है राज्य सूची के विषय पर भी कानून कौन बनाएगी? संघ सरकार बनाएगी। उसके बाद में राज्यों की सरकारों को संघ सरकार किसी भी प्रकार का क्या दे देगी? प्रशासनिक दिशा निर्देश दे देगी। क्यों दे देगी दिशा निर्देश? क्योंकि राज्यों की सरकारें संघ सरकार के क्या आ गई है बताओ? अधीन आ गई है। ये पूरे भाग 18 का क्या है साथियों? कॉन्सेप्ट है। ये भाग 18 का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब हम देखेंगे कि संविधान में कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियों के बारे में लिखा हुआ है। देखिए, हमारे यहां 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। एक है आपातकाल आर्टिकल 352 में, एक आपातकाल कौन से में है बताओ? आर्टिकल 356 में, और एक कौन सा आर्टिकल है बताओ? आर्टिकल 360 में। ये 3 आर्टिकल हमें स्पेशली जानना है। आर्टिकल 352 की बात करूं तो आर्टिकल 352 का पहले तो हमें ये ध्यान रखना है संविधान में नाम क्या है, संविधान में नाम। और फिर हम कई बार उनको प्रचलित भाषा में, कौन सी भाषा में बताओ? प्रचलित भाषा में उनके लिए हम क्या बोलते हैं बताओ? अलग से शब्द बोलते हैं। तो आर्टिकल 352 के लिए पहली बात तो संविधान में क्या शब्द लिखा है? आर्टिकल 352 के लिए संविधान में शब्द लिखा है क्या बताओ? संविधान में लिखा है आपात की उद्घोषणा। आपात की क्या करना बताओ? उद्घोषणा। आपात की उद्घोषणा का मतलब डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। आर्टिकल 352 में लिखा है आपात की उद्घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। लेकिन उसके बाद में मैं बात करूं कि इसको हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? आर्टिकल 352 को आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। अब खुरापाती एग्जामिनर क्या करेगा? बोलेगा भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में शब्दावली उल्लेखित है। ए ऑप्शन में लिखेगा राष्ट्रीय आपातकाल और डी ऑप्शन में जाके लिखेगा आपात की उद्घोषणा। तो हमको तो लगेगा सर हम तो छोटे थे तब से ये पढ़ के आ रहे हैं कि आर्टिकल 352 में क्या लिखा हुआ है बताओ? आपात की उद्घोषणा लिखे है। साथियों नहीं लिखा हुआ है। ध्यान रखना कि आर्टिकल 352 में संविधान में के नाम क्या लिखा है? डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। लेकिन जब बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं आर्टिकल 352 को, तो बोलचाल की भाषा में हम इसको क्या बोल देते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल बोल देते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो प्रभाव क्या होता है? पूरे भारत में होता है। इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल बोल दिया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद में कौन सा आर्टिकल बताओ? उसके बाद में है जी आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 356 में जो संविधान में नाम लिखा हुआ है वो संविधान में लिखा है राज्य में या राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। आर्टिकल 356 में बताओ संविधान में क्या नाम लिखा है? आर्टिकल 356 का संविधान में लिखा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। यानी कि यदि किसी राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो हम ये मानेंगे कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र क्या हो गया है बताओ? विफल हो गया है। आर्टिकल 356 में कौन सी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है? आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। ये तो हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? आर्टिकल 356 को क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन। जबकि इसका संविधान में क्या नाम लिखा है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र की क्या बताओ? विफलता। फिर आर्टिकल 360 के लिए दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 360 को संविधान में भी कौन सा आपातकाल बोला गया बताओ? वित्तीय आपातकाल बोला गया है। और हम इसको बोलचाल की भाषा में भी कौन सा आपातकाल बोलते हैं बताओ? वित्तीय आपातकाल बोलते हैं। इस प्रकार से कितने आर्टिकलों की बात की गई है बताओ? 3 आर्टिकल की बात की गई। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और 360। इसका मीनिंग है देखो, जब याद करना है तो ये याद नहीं करना है, ये तो हमको पहले से याद है। याद क्या करना है? याद ये करना है कि सर हमारे यहाँ आर्टिकल 352 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 352 में लिखा डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। आर्टिकल 352 में क्या नहीं लिखा हुआ है? राष्ट्रीय आपातकाल शब्द नहीं लिखा है। ये तो बोलचाल की भाषा में क्या शब्द बोलते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका प्रभाव पूरे राष्ट्रीय स्तर पे होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल। फिर मैंने बोला कि यदि किसी राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, इसका मीनिंग ये मान लिया जाएगा उस राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र क्या हो गया है? विफल हो गया। अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो उस राज्य में आर्टिकल 356 का क्या कर दिया जाएगा? प्रयोग कर दिया जाएगा। फिर मैंने कहा इसको हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, क्योंकि उस राज्य का जो शासन है वो किसके अंडर में आ जाता है?
राष्ट्रपति के अंडर में आ जाता है। आर्टिकल 360 का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, संविधान में भी वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है और आर्टिकल 360 का संविधान में भी आपको वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है और लिखा हुआ भी क्या है बताओ, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ये मैंने बता दिए क्या क्या शब्द लिखे हैं। अब हम 3 प्रकार के आपातकाल को पढ़ेंगे। पहले आर्टिकल 352 वाले को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर 356 को पढ़ेंगे और फिर 360 को पढ़ेंगे। इतने में हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूं कौन से आर्टिकल की। सबसे पहला आर्टिकल है हमारे यहाँ आर्टिकल 352। देखो आर्टिकल 352 का मैंने कहा पहले तो संविधान में क्या नाम लिखा वही याद रखना। क्या नाम याद लिखा है बताओ, आपातकाल की या आपात की उद्घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, आपात की उद्घोषणा, आपात की उद्घोषणा। ठीक है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जी राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है सर। देखो अब आर्टिकल 352 का कब प्रयोग होता है उसको समझो। आर्टिकल 352 में लिखा है इसका प्रयोग कब होगा। पहली बात तो क्या हो जाए साथियों, युद्ध हो जाए। दूसरी बात क्या हो जाए बताओ, बाह्य आक्रमण हो जाए। यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए। देखो समाधान के लिए हमारे मतलब संतुष्टि शब्द मैंने लिखा है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, समाधान है। अंग्रेजी में लिखा सेटिस्फेक्शन है ना। और यदि के आधार पर राष्ट्रपति को ये संतुष्टि हो जाए, समाधान हो जाए कि देश में गंभीर सुरक्षा संकट उत्पन्न हो गया है या गंभीर सुरक्षा संकट उत्पन्न होने वाला है, या तो गंभीर सुरक्षा संकट उत्पन्न हो गया है या गंभीर सुरक्षा संकट क्या है, होने वाला है बताओ, उत्पन्न होने वाला है। ऐसी कंडीशन में कौन से आर्टिकल का प्रयोग कर लेंगे बताओ, आर्टिकल 352 का क्या कर लेंगे, प्रयोग कर लेंगे। कौन करेगा, राष्ट्रपति। देखो पहले तो इधर समझो क्या है युद्ध। देखिए वॉर हो जाए, वॉर कौन कर सकते हैं, युद्ध कौन कर सकते हैं, युद्ध हम भी कर सकते हैं और हमारा पड़ोसी देश भी हमारे साथ में क्या कर सकता है, युद्ध भी कर सकता है। और इस वैश्वीकरण के युग में तो पड़ोसी देश की जरूरी नहीं, बड़ी दूर दराज में बैठा हुआ देश के साथ में भी हमारा क्या हो सकता है बताओ, युद्ध हो सकता है। और आजकल तो आप नए शब्द सुन रहे हैं, टेरिफ वॉर सुन रहे हैं ना। तो पहली बात तो क्या हो जाए बताओ, युद्ध हो जाए। दूसरा क्या हो जाए बताओ, बाह्य आक्रमण हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए। अब बाह्य आक्रमण कौन करेगा, हम पर कोई दूसरा राष्ट्र ही करेगा। तो दूसरा वाला शब्द क्या लिखा है बताओ, बाह्य आक्रमण हो जाए। और तीसरा शब्द क्या है बताओ, सशस्त्र विद्रोह हो जाए। तीसरा शब्द है सशस्त्र विद्रोह। यहां पे देखो मूल संविधान में क्या शब्द लिखा था, मूल संविधान में लिखा था आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति शब्द लिखा था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 से इस शब्द को सशस्त्र विद्रोह शब्द से क्या कर दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया। मतलब पहले आंतरिक अशांति लिखा था, उस आंतरिक अशांति को हमने बाहर किया और उसकी जगह एक दूसरा शब्द ला के रख दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, सशस्त्र विद्रोह। मैं ये बोल दूं आपको सिंपल भाषा में कि 44वें संविधान संशोधन 1978 से मोरारजी भाई देसाई की सरकार के द्वारा यहां से आंतरिक अशांति शब्द हटाया गया और उसके स्थान पर कौन सा शब्द नया जोड़ा गया बताओ, सशस्त्र विद्रोह। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे यहाँ 25 जून 1975 के समय इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई और कहीं ना कहीं आर्टिकल 352 का जो प्रोविजन है उसका मिसयूज हुआ। मिसयूज होना इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो आंतरिक अशांति शब्द है इसको थोड़ा परिभाषित करना क्या है, आसान नहीं है। आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, मान लो कि 5-10 बच्चों के बीच में झगड़ा हो गया, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, टेबल कुर्सियां फेंकना स्टार्ट कर दिया। कल को देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे ये लाइब्रेरी देश के अंदर आती है और ये देश में क्या लग गया बताओ,
आंतरिक अशांति होगी, इसलिए हम राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे। कल को मान लीजिए कि लोग जनता सरकार के का क्या करे बताओ, विरोध करे, उसके लिए रैली निकाले, और लोकतंत्र में सरकार का विरोध करने का अधिकार होता ही है। सरकार की नीतियों की आलोचना का विरोध करने का क्या होता है बताओ, अधिकार होता ही है। तो अगर मान लीजिए इस प्रकार से आलोचना की जाती है तो कल को सरकार बोल देगी देश में आंतरिक अशांति होगी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। इसका मीनिंग है आंतरिक अशांति शब्द लिखा होने पर यहाँ पे जो मिसयूज होने का या इस शब्द का दुरुपयोग होने की जो संभावना ही वो क्या होती थी, बहुत ही ज्यादा होती थी। इसलिए यहां से आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया, ठीक है। और फिर मोरारजी भाई देसाई की सरकार आई। मोरारजी भाई देसाई की सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार के समय जितने भी आपातकालीन प्रोविजन या जो भी ऐसे प्रोविजनों का प्रयोग किया गया जो हमारे संवैधानिक तंत्र के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, ऐसे प्रोविजनों को हटा दिया था। और उसमें एक था क्या, आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या रख दिया, सशस्त्र विद्रोह, आर्म रिबेलियन। आर्म रिबेलियन या सशस्त्र विद्रोह का तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है कि कल को हमारी आर्मी के लोग क्या कर दे बताओ, विद्रोह कर दे। कल को हमारी सेना के लोग बंदूक उठाए और देश के बड़े बड़े नेताओं को टोटे टोटे करने की बात करे, और किस पे बैठने की बात करे, कुर्सी, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने की अगर कोशिश करे तो ये क्या बताओ, सशस्त्र विद्रोह, आर्म रिबेलियन। आप देखते होंगे हमारे पड़ोसी देशों में, म्यांमार में, पाकिस्तान में ऐसे कई बार क्या होता रहता है, सशस्त्र विद्रोह होता रहता है। तो आर्टिकल 352 के प्रयोग के कितने आधार है साथियों? वर्तमान में 3 आधार। कौन कौन सा? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। फिर मैंने कहा सशस्त्र विद्रोह की जगह पहले आंतरिक अशांति लिखा था, लेकिन हमने कौन से संविधान संशोधन से प्रतिस्थापित किया इसको? 44वें संविधान संशोधन 1978 से यहाँ पे शब्द लिख दिया गया। हमने कौन सा शब्द लिख दिया बताओ? यहाँ पे हमने आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द लिख दिया। आगे क्या लिखा देखो, इन 3 में से किसी एक के आधार पर इंडिया के प्रेसिडेंट को ये सेटिस्फेक्शन हो जाए। आगे हम देखेंगे राष्ट्रपति की संतुष्टि, तो राष्ट्रपति की संतुष्टि होती नहीं है। राष्ट्रपति की संतुष्टि का वास्तविक तात्पर्य होता है किसकी संतुष्टि बताओ? मंत्रिपरिषद की संतुष्टि। लेकिन आगे हम देखेंगे कि यहाँ मंत्रिपरिषद की संतुष्टि नहीं, मंत्रिमंडल की संतुष्टि हो जाएगी। प्रेसिडेंट को ये सेटिस्फेक्शन हो जाए कि देश में, या तो ये भी याद रखना देखो, या तो देश में गंभीर सुरक्षा संकट आ गया है या आने वाला है। मैं शादी के एग्जांपल से समझाऊं तो आपको कि या तो ब्याह बिगड़ गो या ब्याह बिगड़ वालो है ना, या तो शादी बिगड़ गई है या शादी बिगड़ने वाली है, समझ रहे हो? यानी देश में गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है या देश में क्या होने वाला है, गंभीर संकट उत्पन्न होने वाला है। दोनों ही स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आर्टिकल 352 का प्रयोग कर सकता है। तो ये मैंने बताया आपको आर्टिकल 352 क्या है। देखो, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इन तीनों में से किसी भी एक आधार पर या 2 आधारों पर, या तीनों एक साथ भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 1 हो जाए, 2 हो जाए, तीनों एक साथ हो जाए, A+B हो जाए, A+C हो जाए, ABC हो जाए, तीनों में से कोई भी हो जाए। इन तीनों में से किसी भी आधार पर अगर प्रेसिडेंट को ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है देश में गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है या देश में गंभीर संकट उत्पन्न होने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 352 का क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। ये लो जी, कौन सा आर्टिकल बताओ? आर्टिकल 352 की बात हो गई। देखिए, आर्टिकल 352 का प्रयोग किसके द्वारा किसके द्वारा? या पहले, अभी तक आपके नोट्स में से लिखा है कि पहले हमारे यहां अभी तक भारत में कितनी बार आर्टिकल 352 का प्रयोग हुआ है? 3 बार आर्टिकल 352 का क्या हुआ है साथियों, प्रयोग हुआ है। 3 बार ही। कब कब हुआ है वो भी याद रखें, पहली बार, फिर दूसरी बार, तीसरी बार। बहुत अच्छा बताया सर, है ना? फिर देखो यहाँ पे राष्ट्रपति कौन रहा है वो देख लो, फिर यहाँ पे देख लो प्रधानमंत्री कौन रहा है, ठीक है। और फिर क्या देख लो बताओ, ये देख लो उसकी समयावधि क्या है, ठीक है। और उसके बाद में क्या देख लो बताओ, उसके बाद में उसका जो भी कारण रहा है वो कारण देख लिया जाए। तो ये 3 कारण, ये चीजें पढ़ने वाले हैं। देखो, पहला राष्ट्रपति शासन लगा हमारे यहाँ, राष्ट्रीय आपातकाल लगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय। उस समय राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये भी पूछ सकते हैं कि पहला राष्ट्रीय आपातकाल कौन से राष्ट्रपति के समय लगा था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय। इस समय
देश में प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये कब से कब तक लगा था? 1962 से लेकर 1968 तक। और यहाँ पे कारण क्या था? चीन ने क्या कर दिया था बताओ? बाह्य आक्रमण कर दिया था। चीन के द्वारा क्या कर दिया गया? बाह्य आक्रमण कर दिया गया। देखिए 1962 में चीन हमारे ऊपर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। ये वही चीन है जिस चीन में गए थे हमारे यहाँ देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1954 में वहां पर कौन सा समझौता होता है? पंचशील समझौता होता है। और उस पंचशील समझौते में हम क्या करते हैं बताओ? वादा करते हैं। और वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक नारा दिया जाता है, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन पता चला सर 1962 आते आते हिंदी चीनी भाई भाई की जगह क्या हो गए? बाय बाय हो गए। और इस बात का सदमा भी लग गया किसको बताओ? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, कि जिसको मैं क्या समझता था बताओ? भाई समझता था, वो तो क्या निकला बताओ? शत्रु निकला। इसीलिए तो 1964 में आते तो निधन हो गया था किसका बताओ? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात है, देखो 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया तो हमारे जम्मू कश्मीर का कुछ सियाचिन वाला पार्ट, यानी कि कुछ पार्ट हमारा ले लिया था उधर से। और जब वो पार्ट ले लिया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार से पूछा गया, क्या ये सच है? संसद में पूछा गया कि चीन ने हमारी कुछ जमीन का टुकड़ा ले लिया है। तो ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हाँ, जमीन का टुकड़ा ले लिया है, लेकिन वो एकदम मरुस्थल है, उसके अंदर वैसे ही कुछ क्या नहीं होता है? उपजाऊ नहीं होता है। तो संयोग से ये हुआ कि जिस सांसद ने ये प्रश्न पूछा था वो गंजा था। तो उसने कहा ऐसे तो मेरे सिर पे भी कुछ नहीं होता, इसको भी क्या दे दिया जाए बताओ? चीन को दे दिया जाए। तो ऐसा कुछ किस्सा है। तो 1962 से लेकर 1968 किसने आक्रमण कर दिया था बताओ? चीन ने आक्रमण कर दिया था। देखिए दूसरा वाला जो लगा था वो किसके समय लगा था बताओ? वीवी गिरी। ये वीवी गिरी वही है ना जो मजदूरों के बहुत बड़ा नेता हुआ करते थे। ठीक है, और दूसरी मतगणना में चुनाव जीते थे इंदिरा गांधी के सपोर्ट से। इस बार प्रधानमंत्री कौन है बताओ? इस बार प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। ठीक है जी, इंदिरा गांधी है। और इसकी जो समयावधि है वो समयावधि कब से लेकर कब तक है? वो समयावधि है हमारे यहाँ 1971 से लेकर कब तक है? ये है जी 27 मार्च 1977 तक। यहाँ पे क्या कर दिया था? हमारे यहाँ पाक ने बाह्य आक्रमण कर दिया था, है ना। हालांकि युद्ध भारत ने किया था, पाक ने किया था, अभी क्लियर है नहीं। लेकिन हम तो ये क्यों बोलेंगे कि हमने युद्ध किया था? हमने तो यही बोलेंगे ना, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया था और हमें तो फिर आक्रमण से लड़ना था और हमने पाकिस्तान के दो भाग बना दिए। ठीक है, तो 1971 में जब पाकिस्तान के साथ में हमारा क्या होता है बताओ? युद्ध होता है। तो युद्ध नहीं, हम उसको बोलते हैं बाह्य आक्रमण हुआ है। तो ये 1971 से लेकर कब तक रहा है बताओ? 27 मार्च 1977 तक। किसकी सरकार थी बताओ? इंदिरा गांधी की सरकार थी। ये डेट मैंने 27 मार्च लिखी है, मतलब सही है तो सही है, ध्यान रखना। ये डेट क्या लिखी है? अब आपको कहां पे भी किसी के नोट्स में कोचिंग के या किसी में कि कहीं तक मिले वो नहीं देखना कितनी मार्च है बताओ? 27 मार्च कर रखा है बस। तीसरी बात क्या है बताओ? तीसरी बात है हमारे यहाँ किसके समय बताओ? ये याद रखना है। तीसरा वाला सबसे महत्वपूर्ण है अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। और यहाँ पे तो आजकल तो हो रहा है, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये पूछा जा रहा है। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, तीसरा राष्ट्रपति शासन किसके समय लगा था बताओ? डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद के समय लगा था। और इस समय की बात करूं तो मैं प्रधानमंत्री कौन? इस समय हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कौन है बताओ? वापस से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। ठीक बात है जी। और ये कब से कब तक लगा था? ये लगा था हमारे यहाँ 1971 से लेकर कब तक? सॉरी, ये लगा था 25 जून 1975 से लेकर, है ना, 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के लिए वो काला दिन, है ना, जिस दिन हमारे यहाँ आंतरिक अशांति के आधार पर क्या लगा दिया था बताओ? इंदिरा गांधी की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करवा दी थी। किससे बताओ? फखरुद्दीन अली अहमद से। बट ये कब तक रहा? ये रहा हमारे यहाँ 21 मार्च 1977 तक। इसका मीनिंग क्या है सर? देखो दूसरा वाला लगा हुआ है 1971 से 77 तक, बट ये किसके आधार पर लगा हुआ है बताओ? बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा हुआ है। लेकिन फिर भी एक राष्ट्रीय आपातकाल तो पहले से ही लगा हुआ है देश में, और वो किसके आधार पर चल रहा है बताओ? बाह्य आक्रमण के आधार पर चल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है बताओ? यहाँ राष्ट्र आंतरिक अशांति के आधार पर तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल की भी क्या कर दी गई है बताओ? घोषणा कर दी गई 25 जून 1975 से। लेकिन हटने वाले टाइम में तीसरा वाले पहला हटा है, तीसरे वाले को पहले हटाया गया। कब हटाया गया बताओ? 21 मार्च 1977 को। और दूसरे वाले को क्या हटाया गया बताओ? कितनी मार्च को बताओ? 27 मार्च को। इसलिए मैंने यहां डेट लिखी है। अब ये कई बार पूछ चुके हैं कि ये तीसरा वाला राष्ट्रपति शासन लगा कब? राष्ट्रपति शासन नाम आ रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था?
तो 25 जून 1975 को। बट ये हटा कब, ये अब डेट पूछी नहीं गई है, तो मेरे को लगता है ये भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। कौन सी डेट को हटा था बताओ, 21 मार्च 1977 को। तो ये 3 प्रकार के जो राष्ट्रीय आपातकाल है, ये 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल को आप घोट लीजिए अपने माइंड में, अच्छे से इनको क्या कर लीजिए साथियों, याद कर लीजिएगा। चलो अब हम ये देखते हैं, अब हम क्या देख रहे हैं कि इनका जो प्रयोग हुआ है, आर्टिकल 352 का प्रयोग किसके द्वारा? भाई आर्टिकल 352 यानी आप हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, तो मूल संविधान की बात करूं तो मैं ये लिखा है कि भाई इसका प्रयोग कौन करेगा बताओ, राष्ट्रपति करेगा। और मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जहां कहीं पे भी लिखा आता है, इसका मीनिंग है राष्ट्रपति ऐसा करेगा, इसका मीनिंग है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करेगा ऐसा, राष्ट्रपति ऐसा मंत्री परिषद है ना, संघ की मंत्री परिषद, संघ की मंत्री परिषद की सलाह पर ऐसा करेगा, ये बात हो गई। लेकिन अगर हम बात करें, क्या करें, देखो आगे बढ़ो, कि आर्टिकल 352 का प्रयोग मूल संविधान के अनुसार राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करेगा बताओ, संघ की मंत्री परिषद की सलाह पर ऐसा करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें को ये करना पड़ा, कौन सा संविधान संशोधन बताओ, 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया मोरारजी भाई देसाई की सरकार के द्वारा। और मोरारजी भाई देसाई की सरकार के द्वारा प्रोविजन क्या करवाया गया कि देखो आर्टिकल 352 का जो प्रयोग है, वो आर्टिकल 352 का प्रयोग कौन करेगा बताओ, आर्टिकल 352 का प्रयोग राष्ट्रपति करेगा, आर्टिकल 352 का प्रयोग राष्ट्रपति करेगा। बट राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करेगा, बोला गया राष्ट्रपति ऐसा संघ की मंत्रिमंडल की सलाह पर करेगा, मंत्रिमंडल या किसकी सलाह पर, कैबिनेट की सलाह पर करेगा। और कैबिनेट की कौन सी सलाह होनी चाहिए बताओ, लिखित सलाह होनी चाहिए, कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जाएगा। और सबसे रोचक बात क्या है कि आर्टिकल 352 में इतनी बात और बताई गई है, आर्टिकल 352 में ये बताई गई, यहाँ पे जो हमने मंत्रिमंडल शब्द लिखा है ना, इस मंत्रिमंडल शब्द का को क्लियर और किया गया है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, एक तो प्रधानमंत्री होंगे और संघ सरकार के जो कैबिनेट मंत्री होंगे, ये किसके अंदर आएंगे बताओ, मंत्रिमंडल में आएंगे। अरे प्रधानमंत्री तो कैबिनेट मंत्री भी तो होता है ना, उसके पास में तो बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, तो इसलिए मंत्रिमंडल में कौन आएगा, प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री। अब सोचिएगा, आप समझिएगा कि आखिर ये जोड़ने की आवश्यकता क्यों हुई, आखिर ये जोड़ने की आवश्यकता इसलिए हुई, देखो साथियों हमारे यहाँ क्या था बताओ, हमारे यहाँ ये था कि भाई राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर आर्टिकल 352 का प्रयोग करेगा। तो जब 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इंदिरा गांधी को मंत्री परिषद से परिचर्चा करनी चाहिए थी और उसके बाद में राष्ट्रपति को सलाह देती और सिग्नेचर करवाती। लेकिन इंदिरा गांधी पर यह आरोप लगाया गया कि जब उन्होंने आर्टिकल 352 का राष्ट्रपति जी से प्रयोग करवाया, उन्होंने मंत्री परिषद से क्या नहीं ली बताओ, सलाह नहीं ली। मंत्री परिषद के साथ में क्या नहीं किया बताओ, चर्चा परिचर्चा नहीं किया। इसका मीनिंग तो ये हो सकता है कल को एक व्यक्ति की तानाशाही हो सकती है देश में, जबकि हमने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है। और संसदीय शासन प्रणाली का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक व्यक्ति के द्वारा डिसीजन नहीं लिया जाना चाहिए, डिसीजन किसके द्वारा लिया जाना चाहिए, पूरी टीम के द्वारा लिया जाना चाहिए, पूरी मंत्री परिषद के द्वारा लिया जाना चाहिए। ऐसे में एक व्यक्ति अगर डिसीजन लेगा तो देश में तो कभी भी तानाशाही आ सकती है। तो फिर हमारी संसदीय शासन प्रणाली होने का औचित्य क्या हुआ? इसीलिए 44वें संविधान संशोधन में थोड़ा यहाँ क्लियर कट किया गया, एकदम स्पष्ट बात लिखी गई। और बात यह लिखी गई कि हम आर्टिकल 352 का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करेगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन जब भी राष्ट्रपति इसका प्रयोग करेगा, कैबिनेट की वो भी कौन सी सलाह पर बताओ? लिखित सलाह पर। कैबिनेट की कौन सी सलाह पर इसका प्रयोग किया जाएगा? कैबिनेट की लिखित सलाह पर इसका प्रयोग किया जाएगा। अरे कैबिनेट की लिखित सलाह पर इसलिए प्रयोग किया जाएगा ताकि इसका क्या हो सके बताओ? न्यायिक पुनरावलोकन हो सके। कल को न्यायपालिका भी अगर आर्टिकल 352 के प्रयोग की जांच करे तो अगर लिखित सलाह रहेगी तो आधार पता चल जाएगा ना भाई, युद्ध के आधार पर आपने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, एक बाह्य आक्रमण के आधार पर या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। तो यहां याद क्या रखना है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 से लिखा गया कि राष्ट्रपति जब भी आर्टिकल 352 का प्रयोग करेगा तो यहां
एकमात्र आर्टिकल जिसमें मंत्री परिषद शब्दावली की बजाय क्या लिखा हुआ है, मंत्रिमंडल लिखा हुआ है, वो कौन सा आर्टिकल है साथियों, आर्टिकल 352। तो मैंने पूरा बता दिया कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था। देखो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि आर्टिकल 352 का प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति ऐसा किसकी सलाह पर करेगा, संघ की मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। लेकिन मैंने बताया 25 जून 1975 को जब हमारे यहाँ आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, तो इंदिरा गांधी की सरकार ने मंत्रिपरिषद के बाकी सदस्यों से चर्चा परिचर्चा नहीं की थी। तो ये कहीं ना कहीं संसदीय शासन प्रणाली का उल्लंघन था, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली कहती है कि एक व्यक्ति डिसीजन नहीं लेगा, पूरी टीम के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा। तो इसका मीनिंग आगे जाके कभी एक व्यक्ति की तानाशाही देश में नहीं बढ़ जाए। इसलिए मोरारजी भाई देसाई की सरकार के द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया, और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया, बोला गया अगर आर्टिकल 352 का प्रयोग करेंगे तो आर्टिकल 352 का प्रयोग कौन करेगा बताओ, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति ऐसा किसकी सलाह पर करेगा, संघ की मंत्रिमंडल या कैबिनेट की लिखित सलाह पर करेगा। यहाँ संघ की मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होंगे, यहाँ संघ की मंत्रिमंडल में शामिल होंगे प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। और भारतीय संविधान का एकमात्र आर्टिकल 352 ऐसा आर्टिकल है जिसमें कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जिसमें मंत्रिमंडल शब्दावली का क्या किया गया है, मंत्रिमंडल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ओके जी, अब देखो आगे हम पढ़ते हैं, आपके नोट्स में लिखा होगा आर्टिकल 352 का प्रयोग कहां, मतलब आर्टिकल 352 का प्रयोग कहां पे होगा, क्या पूरी भारत की जमीन पे होगा या उसके किसी भूभाग में भी आर्टिकल 352 का प्रयोग हो सकता है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं हमारे यहाँ मूल संविधान की, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की, तो देखो मूल संविधान में एक प्रोविजन ये था कि जब भी आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जाएगा तो आर्टिकल 352 का प्रयोग संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र, संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में किया जाएगा। यानी जब भी आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जाएगा तो उसका जो प्रभाव है केवल मतलब एक राज्य तक नहीं होगा, अपितु पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में उसका प्रभाव पड़ेगा। इसका मीनिंग है कल को मान लीजिए पाकिस्तान के द्वारा बाह्य आक्रमण कर दिया जम्मू कश्मीर साइड में, तो ऐसी कंडीशन में हम जब आर्टिकल 352 का प्रयोग करेंगे तो उसका प्रभाव केवल जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसका प्रभाव तो अंडमान निकोबार द्वीप में भी होगा, उसका प्रभाव तो तमिलनाडु पे भी होगा। तो अब यहाँ पे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा था भाई आर्टिकल 352 का प्रयोग करेंगे तो इसका प्रभाव संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में होगा, लेकिन फिर यहाँ पे हमने किया है कौन सा संविधान संशोधन, यहाँ एक संविधान संशोधन ध्यान रखना है, आर्टिकल 342 हुआ है। बाकी जितने भी संविधान संशोधन आर्टिकल 352 में बताऊंगा ना, सबके सब 44 हुए हैं। यहाँ 42वें संविधान संशोधन की सहायता से प्रोविजन किया गया, प्रावधान किया गया। क्या प्रावधान किया गया कि भाई आर्टिकल 352 का जो प्रयोग है ना, पहली बात तो जो पहली बात लिखी है वो तो है ये, यानी संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में भी किया जा सकता है, संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में भी किया जा सकता है। और दूसरी बात क्या है, इसका प्रयोग क्या किया जा सकता है, भारत के किसी भूभाग पर, भारत के किसी भूभाग में भी इस आर्टिकल 352 का क्या कर सकते हैं बताओ, प्रयोग कर सकते हैं। तो बोला गया आर्टिकल 352 का प्रयोग ना केवल संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में, अपितु इसका कोई छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, छोटा सा जमीन का भाग है, वहां पे भी आर्टिकल 352 का प्रयोग कर सकते हैं। इसका लॉजिक मैं समझाता हूं कि ये देखो जोड़ा गया किसकी सरकार के द्वारा बताओ, इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। अब आपको पता है इंदिरा गांधी की सरकार ने जब आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी ना, उसका प्रभाव नॉर्थ इंडिया में ज्यादा था, साउथ इंडिया में उसका प्रभाव बहुत ही क्या था बताओ, कम था। तो इंदिरा गांधी चाहती थी कि केवल इसको हम अप्लाई करें, इस आंतरिक अशांति के आधार पर जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको केवल नॉर्थ इंडिया में अप्लाई करें, साउथ इंडिया में उसको अप्लाई करने की क्या नहीं हो बताओ, आवश्यकता नहीं हो। इसलिए ये प्रोविजन किसकी सरकार ने करवाया, इंदिरा गांधी की सरकार ने, कि मैं चाहती हूं आर्टिकल 352 का प्रयोग अगर हम चाहे तो संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में कर सकते हैं, या केवल 4 राज्यों में, 5 राज्यों में, 6 राज्यों में, 4 राज्यों में, एक संघ शासित प्रदेश में, ऐसे भारत के किसी भी भूभाग में आर्टिकल 352 का क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। ये मैंने आपको समझाया, प्रयोग कहां, और याद क्या रखना, ये 42 हुआ है,
बाकी जितने भी मैं संविधान संशोधन इसमें पढ़ाऊंगा लगभग कौन से होंगे बताओ, 44वां। केवल एक जगह कौन सा आ रहा है बताओ, 42वां संविधान संशोधन। तो ये हमने देख लिया। देखो प्रयोग कहां पे होगा, इतना मेमोराइज करो। देखें एक बार 30 सेकंड के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अब क्या है, आर्टिकल 352 की प्रयोग का संसद के द्वारा अनुमोदन। आर्टिकल 352 के प्रयोग का पार्लियामेंट के द्वारा क्या होना बताओ, अप्रूवल। यहां अनुमोदन किसका लेने वाले हैं बताओ, संसद का अनुमोदन लेने वाले हैं। पार्लियामेंट का क्या लेने वाले हैं, अप्रूवल लेने वाले हैं। ठीक है, पहले तो हेडिंग पढ़ो कि सर आखिर क्या बात हो गई कि आर्टिकल 352 के प्रयोग का हमारे को क्या लेना पड़ रहा है, संसद द्वारा अनुमोदन लेना पड़ रहा है, अप्रूवल लेना पड़ रहा है। देखो आर्टिकल 352 का प्रयोग करता कौन है बताओ, आर्टिकल 352 का प्रयोग करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बताओ किसकी सलाह पर करता है, राष्ट्रपति ऐसा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर करता है। तो आप मेरे को बताओ राष्ट्र मंत्रिमंडल में कौन आ गया बताओ, प्रधानमंत्री भी आ गया, और कौन आ गया बताओ, कैबिनेट मंत्री भी आ गया। तो ये राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल बताओ किस में आते हैं बताओ, कार्यपालिका में आते हैं। और हमारे देश में जब संसदीय शासन प्रणाली है, तो हमारे देश में क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली है, इसीलिए जो हमारी कार्यपालिका है हमारी विधायिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के प्रति। और हमारी संघ की विधायिका का नाम क्या बताओ, संसद। इसीलिए चाहे आर्टिकल 352 का प्रयोग किया गया, आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया, आर्टिकल 360 का प्रयोग किया गया है, तीनों ही स्थितियों में जो हमारी कार्यपालिका है, जो हमारी सरकार है, उसको संसद से क्या लेनी है बताओ, अप्रूवल लेना है। क्यों अप्रूवल लेना है, क्योंकि हमारी कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका या लेजिस्लेचर के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। और क्योंकि संसद में कौन बैठते हैं, जनता के प्रतिनिधि। तो अगर कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है, इसका मीनिंग है अप्रत्यक्ष रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति उत्तरदायी है। ऐसा इसलिए भी किया गया है ताकि कार्यपालिका अपनी मनमानी शक्तियों का क्या नहीं कर सके बताओ, प्रयोग नहीं कर सके। भारत में बार बार चेक्स एंड बैलेंस का प्रयोग किया गया है। शक्ति पृथक्करण के साथ में शक्तियों के चेक यानी कि चेक करना और उस पर क्या रखना बताओ, नियंत्रण रखना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे संसद क्या कर रही है, कार्यपालिका की शक्तियों को चेक कर रही है और उस पर क्या रख रही है बताओ, नियंत्रण भी रख रही है। ठीक बात है सर, आगे बढ़तो। अब देखो कैसे अनुमोदन लेना है। पहली बात है कि मान लीजिए यहां आर्टिकल 352 का क्या कर लिया गया है बताओ, प्रयोग कर लिया गया है। आर्टिकल 352 का क्या कर दिया गया बताओ, प्रयोग कर दिया गया है। तो आर्टिकल 352 के प्रयोग की स्थिति में, किसका प्रयोग की स्थिति में, आर्टिकल 352 के प्रयोग की स्थिति में प्रत्येक कंडीशन में आपको कितने महीने के भीतर बताओ, 1 महीने के भीतर आर्टिकल 352 का प्रयोग हो गया है यहां। और किसने प्रयोग किया है बताओ, राष्ट्रपति ने। फिर बताओ किसकी सलाह पर किया है बताओ, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर किया है। तो आर्टिकल 352 के प्रयोग की स्थिति में 1 माह के भीतर इसको संसद के दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से, कौन से बहुमत से बताओ, विशेष बहुमत से इसको क्या करवाना है बताओ, अनुमोदन करवाना है या अप्रूवल लेना है। आर्टिकल 352 के प्रयोग की स्थिति में करना क्या है, आर्टिकल 352 के प्रयोग की स्थिति में हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को प्रयोग करेगा मंत्रिमंडल की सलाह पर, लेकिन 1 महीने के भीतर हमको संसद के दोनों सदनों से अलग अलग, भाई अलग अलग पारित करवाना है।
देखिए, अलग अलग पारित करवाना है, इसका मीनिंग क्या हुआ साथियों? लोकसभा से अलग पारित करवाना है और राज्यसभा से क्या करवाना है बताओ? अलग पारित करवाना है। फिर बताओ कौन से बहुमत से पारित करवाना है बताओ? विशेष बहुमत से पारित करवाना है। विशेष बहुमत को हम कौन सा बहुमत भी बोलते हैं? दोहरा बहुमत भी बोलते हैं। दोहरा बहुमत का तात्पर्य होता है कुल सदस्यों का बहुमत, और उसके बाद में क्या होता है? उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। उस बहुमत से इसको क्या करवाना है बताओ? अनुमोदन करवाना है। आप सोच के देखो कि आर्टिकल 352 का प्रयोग करना कितना जटिल है। पहली बात तो भाई साहब, 3 कंडीशन पे आप आर्टिकल 352 का प्रयोग करोगे। दूसरी बात है, राष्ट्रपति भी अपनी मनमर्जी नहीं चलाएगा और प्रधानमंत्री भी अपनी मनमर्जी नहीं चलाएगा। राष्ट्रपति जी भी आर्टिकल 352 का प्रयोग करेंगे तो केवल प्रधानमंत्री की सलाह पे नहीं, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। चलो मान लो कि गलती से उन्होंने आर्टिकल 352 का प्रयोग कर दिया, तो ज्यादा दिन का इंतजार नहीं है, 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से उसको क्या करवाना है? अनुमोदन करवाना है। साधारण बहुमत से नहीं, कौन से बहुमत से बताओ? विशेष बहुमत से। तो आप सोच के देखो, आर्टिकल 352 का प्रयोग करना आसान नहीं, बहुत जटिल कार्य है। ठीक है, जब दोनों सदनों में उसके पास में विशेष बहुमत होगा तब ये आगे बढ़ेगा। अगर मान लीजिए संसद के दोनों सदनों से इसको अनुमोदन मिल गया, तो जैसे ही अनुमोदन मिल गया, ये कितने महीने के लिए आगे बढ़ जाएगा? 6 महीने के लिए आगे बढ़ जाएगा। जैसे आर्टिकल 352 के प्रयोग को क्या मिल गया बताओ? अनुमोदन मिल गया, कितने महीने के लिए आगे बढ़ गया? 6 महीने के लिए। फिर से अनुमोदन मिल गया, तो फिर से ये कितने महीने के लिए आगे बढ़ जाएगा बताओ? 6 महीने के लिए। फिर से अनुमोदन मिल गया, कितने महीने के लिए आगे बढ़ जाएगा? 6 महीने के लिए। ऐसे आप बार बार 6 महीने में अनुमोदन करवा के अनिश्चित काल के लिए आर्टिकल 352 को क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार में अनुमोदन लेना है और कितने महीने आगे बढ़ जाएगा बताओ? 6 महीने के लिए आगे बढ़ जाएगा। किसका प्रयोग बताओ? किसका प्रयोग? आर्टिकल 352 का प्रयोग। ये याद रखना है। पहले यहां कितने महीने लिखे थे बताओ? 2 माह लिखे थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से बोला भाई साहब 2 महीने भी ज्यादा है, सरकार ने गलती कर दी, तो 2 महीने नहीं होना चाहिए। कितने महीने होना चाहिए बताओ? 1 महीने के भीतर भीतर हमारी संसद के द्वारा उसको क्या मिल जाना चाहिए? अप्रूवल मिल जाना चाहिए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा है, सर आपने कहा ठीक बात है, आर्टिकल 352 का जिस दिन प्रयोग हुआ, वहां प्रयोग से 1 महीने के भीतर भीतर इसको संसद से अप्रूवल मिल जाना चाहिए, संसद से अनुमोदन मिल जाना चाहिए। लेकिन कल को मान लीजिए सर ऐसा हो जाए कि यहां इस 1 महीने के भीतर भीतर, मतलब आज राष्ट्रपति शासन लगा, 5 दिन के बाद में लोकसभा का विघटन हो गया, और आप तो बोल रहे हो संसद के दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से अनुमोदन होना चाहिए, तो क्या होगा? अगर लोकसभा का यहां क्या हो गया, देखो मान लो यहां लोकसभा का क्या हो गया बताओ? विघटन हो गया इस 1 महीने में। यदि लोकसभा का क्या हो जाए बताओ? विघटन हो जाए, तो केवल अगर राज्यसभा क्या कर देगी बताओ? इसका अनुमोदन कर देगी। तो केवल राज्यसभा अनुमोदन कर देगी, तो ये कितने महीने के लिए आगे बढ़ जाएगा बताओ? 6 महीने के लिए आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जिस दिन से नई लोकसभा आएगी, जिस दिन से कौन सी नई क्या आएगी बताओ? नई लोकसभा। नई लोकसभा कब से आई हुई मानी जाएगी? जिस दिन लोकसभा की कौन सी बैठक होगी बताओ? प्रथम बैठक होगी। तो जिस दिन नई लोकसभा आएगी उस दिन से प्रत्येक दशा में 30 दिन के भीतर, यहां 1 महीने नहीं लिखा है ना, संविधान निर्माता भी मजे ले रहे हैं, कभी 1 महीने लिख रहे हैं, कभी 30 दिन लिख रहे हैं। तो यहां जिस दिन से नई लोकसभा आई है, नई लोकसभा आने से 30 दिन के भीतर भीतर, 30 दिन के भीतर भीतर उस नई लोकसभा के द्वारा उस आर्टिकल 352 के प्रयोग का को क्या कर देना चाहिए? विशेष बहुमत से अनुमोदन करना चाहिए, अन्यथा वो क्या हो जाएगा बताओ? समाप्त हो जाएगा। तो ये हो बता दिया मैंने आर्टिकल 352 के प्रयोग का, किसके द्वारा बताओ? संसद के द्वारा अनुमोदन। जो मैं ऐसे बोर्ड वर्क करता हूं उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाते चले ना, ताकि आपको भी एक नई तरीके से, नई अप्रोच से पॉलिटी पढ़ने के क्या मिल जाए बताओ? समझ आपकी विकसित हो जाए। फिर देखो, अब है आर्टिकल 352 के प्रयोग को हटाना। प्रयोग को क्या करना बताओ? हटाना। अब हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम आर्टिकल 352 के प्रयोग को क्या कर रहे हैं बताओ? हटा रहे हैं। अब मैं बता देता हूं कि आर्टिकल 352 के प्रयोग को कैसे कैसे हटाया जाता है, उसको समझ लीजिएगा। पहली बात तो क्या हो सकता है? पहली बात आर्टिकल 352 के प्रयोग को हटाने का यह है कि भाई राष्ट्रपति हटा देगा। कौन हटा देगा बताओ? राष्ट्रपति हटा देगा। किसकी सलाह पर हटा देगा बताओ? राष्ट्रपति, यहां पे मंत्री परिषद की सलाह पर।
किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कभी भी क्या कर सकता है? कभी भी जो आपात की उद्घोषणा है, उस उद्घोषणा को क्या ले सकता है? घोषणा को वापस ले सकता है। अगर आपात की उद्घोषणा को इसने वापस ले लिया, इसका मीनिंग है किसके अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है? यहां संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। भाई वापस ले लिया तो अच्छी बात है ना, इसमें संसद के अनुमोदन की जरूरत ही क्या है? संसद तो खुद ही चाह रही थी कि आर्टिकल 352 के प्रयोग को जल्दी से जल्दी क्या कर लिया जाए, बताओ, वापस ले लिया जाए। सरकार ने खुद नहीं ले लिया, कोई बात नहीं। दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ये बात मंत्री परिषद, राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के अनुमोदन को क्या नहीं ले, बताओ, वापस नहीं ले, तो क्या हो सकता है? यह हो सकता है कि लोकसभा कभी भी साधारण बहुमत से, कौन से बहुमत से बताओ? साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके, साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके क्या कर सकती है? आर्टिकल 352 के प्रयोग को क्या कर सकती है, बताओ? हटा सकती है। यानी हटाने का क्या कर सकती है, बताओ? संकल्प पारित कर सकती है। और लोकसभा ने हटाने का ऐसा संकल्प पारित कर दिया तो फिर राष्ट्रपति को हटाना ही पड़ेगा। कौन? लोकसभा। कौन से बहुमत से, बताओ? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब क्या है, बताओ? उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 50% प्लस 1। उस बहुमत को हम कौन सा बहुमत बोलते हैं, बताओ? साधारण बहुमत बोलते हैं। उस साधारण बहुमत की सहायता से केवल लोकसभा हटा सकती है। इसका मीनिंग है किससे संकल्प पारित करवाने की आवश्यकता नहीं है? यहाँ राज्यसभा से संकल्प पारित करवाने की क्या नहीं है, बताओ? आवश्यकता नहीं है, पारित की आवश्यकता नहीं। केवल कौन पारित कर देगी तो काम चल जाएगा? लोकसभा ही पारित कर देगी तो काम चल जाएगा। तीसरा क्या, देखो अब दिक्कत कहां आती है सर? दिक्कत यहां आती है कि लोकसभा का सत्र कौन बुलाता है, बताओ? लोकसभा का सत्र बुलाता है राष्ट्रपति। और अगर मान लीजिए राष्ट्रपति भी किसकी सलाह पर बुलाता है? मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर बुलाता है। और अगर मान लो कभी भी राष्ट्रपति की इच्छा ही नहीं है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की इच्छा ही नहीं है कि हम आर्टिकल 352 के प्रयोग को अभी हटाए, तो वो तो लोकसभा का सत्र बुलाएगी नहीं ना। तो फिर लोकसभा क्या करेगी, बताओ? संकल्प पारित करेगी कैसे? इसीलिए यहाँ पे जो अगला पॉइंट बता रहा हूं, वो 44वें संविधान संशोधन 1978 से एक प्रोविजन किया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 से यह प्रोविजन किया गया कि यदि लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य, यदि लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना सदस्य, बताओ? 1/10 सदस्य क्या कर दे, बताओ? लिख कर दे दे, लिखित में लिख के दे दे, किसको, बताओ? राष्ट्रपति को। 1/10 सदस्य क्यों लिख के दे? 1/10 सदस्य इसलिए ताकि गणपूर्ति तो पूर्ण हो। गणपूर्ति का मतलब है कि सभा को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक जो सदस्य संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बताओ? गणपूर्ति। तो बोला गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कि लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य अगर लिखित में लिख के दे दे राष्ट्रपति को, तो ऐसी कंडीशन में 14 दिन के भीतर क्या करेगा, बताओ? 14 दिन के भीतर राष्ट्रपति को लोकसभा का सत्र क्या करना है? आहूत करना है। 14 दिन के भीतर लोकसभा का सत्र बुलाना है। किसको, बताओ? राष्ट्रपति के। अब जैसे देखो लोकसभा का सत्र आ गया, उसके बाद में तो लोकसभा करेगी क्या? लोकसभा साधारण बहुमत से संकल्प पारित करेगी और आर्टिकल 352 के प्रयोग को हटाने का रिजोल्यूशन बता देगी। तो ये है तरीका क्या करने का, बताओ? हटाने का। ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 से ये प्रोविजन किया गया कि अगर लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो लोकसभा के कुल सदस्यों का अगर 1/10 सदस्य लिख के दे दे राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति कितने दिन के भीतर क्या करेगा, बताओ? राष्ट्रपति हमारे यहाँ 14 दिन के भीतर क्या करेगा? लोकसभा का सत्र बुलाएगा। और जैसे ही लोकसभा का सत्र बुला लिया गया, उसके बाद में क्या करेगी? लोकसभा साधारण बहुमत से एक संकल्प पारित करेगी और आर्टिकल 352 के प्रयोग को क्या कर लेगी, बताओ? हटा लेगी। ये आर्टिकल 352 का प्रयोग के द्वारा क्या करने वाली बात आ गई, बताओ? हटाने वाली बात भी कंप्लीट हमने कर ली। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 352 का प्रभाव, किस किस पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, वो पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 352 के प्रयोग का प्रभाव देखो, आर्टिकल 352 के प्रयोग का क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझो। पहली बात तो आर्टिकल 352 का जो प्रयोग होता है उसका प्रयोग का प्रभाव किस पे पड़ता है?
एक तो हम पढ़ेंगे लोकसभा का कार्यकाल पर प्रभाव देख लेते हैं, लोकसभा के कार्यकाल पर, और लोकसभा के कार्यकाल के साथ साथ यहाँ पे किसके कार्यकाल पर भी प्रभाव पड़ता है बताओ, विधानसभा के कार्यकाल पर भी प्रभाव पड़ता है, कार्यकाल पर प्रभाव। और किस पे प्रभाव पड़ता है, एक सर हमारे यहाँ मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है, फंडामेंटल राइट्स पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, तो मूल अधिकारों पर प्रभाव। और एक किस पे प्रभाव पड़ता है, एक हमारे यहाँ संघीय ढांचे पर प्रभाव पड़ता है। कौन से ढांचे पर प्रभाव पड़ता है, संघीय ढांचे पर प्रभाव। भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस फेडरल स्ट्रक्चर पर भी क्या पड़ सकता है बताओ, प्रभाव पड़ सकता है। अब तीनों को हम समझते हैं। एक तो मैंने बताया किस पर प्रभाव बताओ, लोकसभा के कार्यकाल पर, मूल अधिकारों पर प्रभाव और संघीय ढांचे पर प्रभाव। मैं पहले संघीय ढांचे को डिस्कस कर लेते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है देखो समझो। देखिए संघीय ढांचे में क्या है कि हमारे यहाँ संघ सरकार एवं राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। कौन कौन सी सरकार के बीच में, संघ सरकार। कौन कौन सी शक्तियों का विभाजन किया गया, एक तो विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। पहली तो कौन सी शक्तियों का विभाजन है, विधायी शक्तियों का विभाजन है। फिर कौन सी शक्तियों का विभाजन किया गया संघ सरकार एवं राज्य सरकार के बीच में, एक हमारी प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन किया गया है। फिर एक कौन सी शक्तियों का विभाजन किया गया है, वित्तीय शक्तियों का भी विभाजन किया गया है। फाइनेंशियल पावर का भी क्या किया गया, डिवीजन किया गया है। लेकिन न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच में। ऐसा इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि भारत में एकीकृत या एकल न्यायपालिका के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है, या इंटीग्रेटेड जुडिशरी के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है। चलो जी, इतनी बात हो गई। जब इतनी बात होगी, मैंने कहा विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियां, जो विधायी शक्तियों का विभाजन और प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन संघ सरकार एवं राज्य सरकार के बीच में किया गया है, ये इंफॉर्मेशन के लिए याद रख लेना, भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है, भाग 11 में किया गया है। जब कि संघ सरकार एवं राज्य सरकार के बीच में जो वित्तीय शक्तियों का विभाजन है, ये वित्तीय शक्तियों का विभाजन कौन से भाग में किया गया है, भाग 12 में। भाग 12 में भाई साहब पैसे कमाना है, पैसे नहीं कमाने तो 12 बच जाएगी, है ना। तो पैसों वाली बात कौन से में बताओ, भाग 12 में है। इसके अलावा भाग टोटल संविधान में कितने, 22 का आधा कितना होता है बताओ, 11। तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का क्या हो गया, विभाजन। 22 का विभाजन कर दिया ना हमने 11, तो विभाजन होने पर कौन सी शक्तियां बताओ, विधायी शक्तियां, और कौन सी शक्तियां बताओ, प्रशासनिक शक्तियां। तो इसका मीनिंग ये है सर कि संघीय ढांचे पर प्रभाव मतलब विधायी शक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा, प्रशासनिक शक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा, और कौन सी शक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा, वित्तीय शक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा। 3 शक्तियों पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मैं कौन सा पढ़ा देता हूं बताओ, सबसे पहले मैं पढ़ा देता हूं हमारे यहाँ संघीय ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संघीय ढांचे पर प्रभाव, फेडरल स्ट्रक्चर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। संघीय ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो मैंने आपको प्रारंभिक कॉन्सेप्ट बताया कि जैसे ही हमारे यहाँ आपातकालीन प्रावधानों का प्रयोग किया जाता है, चाहे आर्टिकल 352, 356 का प्रयोग किया जाता है, तो भारत का जो संघीय ढांचा है वो आपात की उद्घोषणा की स्थिति में, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, आपात की उद्घोषणा की स्थिति में बताओ वो कौन से ढांचे में बदल जाएगा, वो हमारे यहाँ एकात्मक ढांचे में बदल जाएगा। ये कौन से ढांचे में बदल जाएगा, ये हमारे यहाँ एकात्मक ढांचे में बदल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आर्टिकल 352 के प्रयोग की स्थिति में भारत का जो संघीय ढांचा है वो एकात्मक ढांचे में बदल जाएगा। इसका मीनिंग है कि पूरी शक्तियों का, चाहे वो विधायी शक्तियां हैं, चाहे वो प्रशासनिक शक्तियां हैं, चाहे वो वित्तीय शक्तियां हैं, उन शक्तियों का क्या हो जाएगा, उन शक्तियों का सेकेंद्रण हो जाएगा। उन शक्तियों का क्या हो जाएगा बताओ, सेकेंद्रण हो जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ दी क्या हो जाएगा बताओ, पावर्स हो जाएगा। पूरी की पूरी पावर किसके पास में हो जाएगी बताओ, पूरी की पूरी पावर हमारे यहाँ संघ सरकार के पास में चली जाएगी। अब मैं ये देखता हूं कि कौन कौन सी शक्तियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सर आपने तो अभी ऐसे बढ़ाई थी 3 शक्तियां, उन्हीं को समझा दो ना। चलो जी उन्हीं को समझा देता हूँ। एक कौन सी शक्ति पर प्रभाव बताओ, विधायी शक्ति पर प्रभाव, एक विधायी शक्तियों पर प्रभाव। दूसरी कौन सी शक्तियों पर प्रभाव बताओ, दूसरा है हमारे यहाँ प्रशासनिक शक्तियों पर प्रभाव, दूसरा जी प्रशासनिक शक्तियों पर प्रभाव। और तीसरा कौन सा प्रभाव है बताओ हमारा, तीसरा हमारा ये वित्तीय शक्तियों पर प्रभाव। तीसरा है जी वित्तीय शक्तियों पर प्रभाव। ठीक है, विधायी शक्तियों पर प्रभाव क्या पड़ेगा, उसके लिए भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 240। कौन सा है, आर्टिकल 240।
आर्टिकल 250 क्या कहता है? आर्टिकल 250 ये कहता है कि आर्टिकल 352 के प्रयोग की स्थिति में, कौन से प्रयोग की स्थिति में? आर्टिकल 352 के प्रयोग की स्थिति में। आर्टिकल 352 के प्रयोग की स्थिति में मतलब कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 352 के प्रयोग की स्थिति में हमारी संसद क्या कर सकती है? संसद राज्य सूची के विषय पर, संसद राज्य सूची के विषय पर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। ये लो जी, हम तो पढ़ते आए थे राज्य सूची पे कानून कौन सी सरकारें बनाएगी? बताओ, राज्य सरकारें बनाएगी। लेकिन राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार केवल कौन सी स्थिति में बनाएगी? बताओ, साधारण स्थिति में बनाएगी। लेकिन आपातकालीन स्थिति में भारतीय संविधान का आर्टिकल 250 ये कहता है, आर्टिकल 250 ये कहता है कि देश में अगर आर्टिकल 352 का प्रयोग किया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग किया गया है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद क्या कर सकती है? संसद राज्य सूची के विषय पर भी क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। ये तो कौन सी शक्ति है? इसका मीनिंग है, देखो, राज्य की विधायी शक्तियां किसके पास में आ गई? संघ के पास में आ गई। पूरी संघ शक्तियां किसके पास में हो गई? संघ के पास में क्या हो गई? सेकेंद्रित हो गई। संघ सरकार ने उन शक्तियों का क्या कर लिया? सेंट्रलाइजेशन कर लिया, कंसंट्रेशन कर लिया। लेकिन इसमें एक प्रोविजन और है कि देखो, मान लो कि हमारी संसद ने राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया, यहां बना लेते कानून। ये आर्टिकल 352 के प्रयोग की स्थिति में क्या बनाया? कानून बनाया। तो जब तक आर्टिकल 352 का प्रयोग चल रहा था तो राज्य सूची का वो कानून चल रहा था। तो क्या सर, जैसे ही आर्टिकल 352 समाप्त हो जाएगा तो जो राज्य सूची पे संसद ने कानून बनाया था ना, क्या वो तुरंत प्रभाव से समाप्त हो जाएगा? क्या वो तुरंत प्रभाव से समाप्त नहीं होगा जी। वो आर्टिकल 352 की समाप्ति के बाद में भी कितने महीने तक चलेगा? 6 महीने तक चलेगा। अरे 6 महीने तक इसलिए चलेगा क्योंकि हमारे देश में किसका शासन है? विधि का शासन है, कानून का शासन है। और कानून का शासन क्या कहता है? कानून का शासन ये कहता है कि आपके हमेशा कानून बना हुआ होना चाहिए। अब जैसे ही मान लो कि यहां पे वो कानून हटा लेंगे तो अचानक से कानून का वैक्यूम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इसलिए राज्यों की विधानमंडल को मौका दिया गया, भाई हमने आर्टिकल 352 हटा दिया और आर्टिकल 352 के सामने हमें आपके राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया था, लेकिन ये कानून आपातकाल हटने के बाद में भी 6 महीने तक बना रहेगा। आप चाहे तो 6 महीने के भीतर भीतर कोई दूसरा कानून बना लेना। 6 महीने का टाइम क्यों दिया गया है? अरे 6 महीने का सर टाइम इसलिए दिया गया है क्योंकि राज्य विधानमंडल के किन्हीं दो राज्य विधान या विधानसभा के किन्हीं दो सत्रों के बीच में या किन्हीं दो बैठकों के बीच में अधिकतम समय कितना होता है? अधिकतम अंतराल कितना होता है? 6 महीने तो होता है। तो इसका मीनिंग है 6 महीने के बाद में तो वहां राज्य में क्या आ जाएगी? बताओ, विधानसभा की बैठक आ ही जाएगी और वो विधानसभा क्या कर लेगी? नया कोई कानून बना लेगी। ये कौन सा प्रभाव हो गया? विधायी शक्तियों पर क्या हो गया साथियों? प्रभाव हो गया। देखो, विधायी शक्तियों पर मैंने क्या प्रभाव बताया कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 250 ये कहता है कि आर्टिकल 352 के प्रयोग की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बना सकती है? संसद कानून बना सकती है, तथा संसद द्वारा निर्मित ये कानून राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के पश्चात भी कितने माह तक प्रभावी रहेगा? बताओ, 6 माह तक क्या रहेगा? प्रभावी रहेगा। ये बात हो गई, ठीक है, विधायी शक्तियां हो गई। उसके बाद में कौन सी शक्ति है जी? प्रशासनिक शक्तियां। प्रशासनिक शक्तियों का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखो, सामान्य स्थिति में आपको क्या पता है? आपको पता है कि एक हमारी सरकार है, कौन सी सरकार? बताओ, संघ सरकार है। फिर एक सरकार, कौन सी सरकार है? एक सरकार सर हमारे यहाँ राज्य सरकार है, ठीक है जी, एक सरकार होगी राज्य सरकार। संघ सरकार अपने प्रशासनिक विषयों में कार्य कर रही है और राज्य सरकारें अपने प्रशासनिक विषयों में क्या कर रही है? बताओ, कार्य कर रही है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संघ सरकार राज्यों की सरकारों को किसी भी प्रकार का क्या दे सकती है? राज्यों की सरकारों को किसी भी प्रकार का दिशा निर्देश दे सकती है, किसी भी प्रकार का क्या दे सकती है? डायरेक्शन दे सकती है। ऐसी कंडीशन में राज्यों की सरकारों को संघ सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी। और अगर आपको कोई दिशा निर्देश दे रहे हैं और आप उनके दिशा निर्देशों की पालना कर रहे हैं, तो बताओ, आप स्वायत्त हैं या आप उसके अधीन हो गए हैं? इसका मीनिंग है राज्य सरकारें क्या हो गई? बताओ, संघ सरकार के क्या हो गई? बताओ, अधीन हो गई है। दोनों वाली कंडीशन में बात याद रखनी है, यहां विधानसभा विघटित नहीं हो रही है। आर्टिकल 352 के प्रयोग होने पर विधानसभा विघटित या भंग नहीं होती है, वो होती है 356 में।
अरे विधानसभा बनी हुई है, बैठी है चुपचाप, कानून तो बना नहीं रही है, क्योंकि कानून राज्य सूची पे कौन बना रही है बताओ? संसद बना रही है, बस अपना चुपचाप बैठी है। तो विधानसभा को हम क्या नहीं करेंगे, विघटित या भंग करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वैसे ही राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बना रही है बताओ? संसद। क्या यहाँ राज्य सरकारें बताओ विघटित हो, राज्य सरकारों को बर्खास्त किया जाएगा क्या? नहीं। यहाँ पे राज्य आर्टिकल 352 के प्रयोग की स्थिति में राज्य सरकारें भी क्या नहीं होती है बताओ? राज्य सरकार भी बर्खास्त नहीं होती है। इतना जरूर है कि राज्य सरकार को संघ सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी। अब किसी के माइंड में चल रहा है, सर मान लो यहाँ पे मोदी जी ने ममता दीदी को राष्ट्रीय आपातकाल के समय में कोई दिशा निर्देश दिया और ममता दीदी ने उस दिशा निर्देशों को नहीं पाला माना, तो क्या होगा? तो 356 कि यदि संघ सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को कोई दिशा निर्देश दिए जाते हैं और राज्यों की सरकारों के द्वारा उन दिशा निर्देशों की पालना नहीं की जाती है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे कौन से आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाता है? ऐसी कंडीशन में वहां आर्टिकल 356 का प्रयोग कर दिया जाता है, क्योंकि ये मान लिया जाएगा उस राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। आगे हम समझ लेंगे। फिर कौन सी शक्तियों पर प्रभाव साथियों? वित्तीय शक्तियों पर प्रभाव। तो यहां पे अधीन आ गई और बर्खास्त नहीं हुई, ठीक है, बर्खास्त नहीं। फिर कौन सी शक्तियों पर प्रभाव बताओ? वित्तीय शक्तियों पर। वित्तीय शक्तियों में तो इतना ही है कि यहाँ पे संघ एवं राज्यों के बीच में क्या किया गया था बताओ? पैसों का बंटवारा करता है। आपको पता है, आप हमारे देश में वित्त आयोग चलता है, वर्तमान में 16वें वित्त आयोग की सिफारिश आई है। वो क्या करेगा बताओ? संघ और राज्यों के बीच में पैसों के बंटवारे का क्या करेगा बताओ? सिफारिश से देगा। लेकिन राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इन सिफारिशों को बदल सकता है। राष्ट्रपति संघ एवं राज्यों के बीच में जो वित्तीय विभाजन है, उस वित्तीय विभाजन के स्वरूप को क्या कर सकता है बताओ? बदल सकता है। मान लो ऐसे हो रहा था कि पहले 100 रुपए में से 41 रुपए राज्यों की सरकारों को दिए जा रहे थे, तो अब राष्ट्रपति आदेश जारी क्या करके क्या बोल देगा? हम भाई साहब 41 रुपए नहीं देंगे, हम तो कम ही देंगे, है ना, 10 रुपए देंगे, 20 रुपए देंगे, ऐसे। तो इसका मीनिंग है ये क्या हो गया बताओ? हमने जो संघ और राज्यों के बीच में वित्तीय विभाजन था उसके स्वरूप को भी क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। ये मैंने पढ़ा दिया, कौन सा बताओ? संघीय ढांचे पर प्रभाव। यही होते हैं शॉर्ट नोट्स, है ना। क्या शॉर्ट नोट्स होते हैं कि संघीय ढांचा होने पर क्या हो जाएगा बताओ? संघीय राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संघीय ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कि हमारा संघीय ढांचा आपातकाल की उद्घोषणा की स्थिति में कौन से ढांचे में बदल जाएगा? एकात्मक ढांचे में बदल जाएगा। इसका मीनिंग है शक्तियों के विभाजन की बजाय पूरी की पूरी शक्तियों का क्या हो जाएगा बताओ? संकेंद्रण हो जाएगा। पहली कौन सी शक्ति है बताओ? विधायी शक्ति है। तो विधायी शक्ति में मैंने आपको क्या बताया कि विधायी शक्ति में क्या है कि भाई आर्टिकल 250 ये कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में हमारे यहाँ संसद क्या कर सकती है? राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे विधानसभा क्या नहीं होती है? विघटित या भंग नहीं होती है, चुपचाप बैठी रहती है। दूसरा है बताओ प्रशासनिक शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संघ सरकार राज्य सरकारों को किसी भी विषय पर किसी भी प्रकार का दिशा निर्देश दे सकती है, तथा राज्य सरकारों को इन दिशा निर्देशों की पालना करनी पड़ेगी। जो राज्यों की सरकार दिशा निर्देशों का पालना नहीं करेगी, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 365 ये कहता है कि यदि संघ सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की पालना राज्य सरकार के द्वारा नहीं की जाती है, तो ये मान लिया जाएगा कि उस राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में उस राज्य में कौन से आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाएगा? आर्टिकल 356 का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 356 का प्रयोग होने की स्थिति में सरकार बर्खास्त हो जाएगी। तो बताओ ममता दीदी की सरकार के लिए क्या बढ़िया है? संघ सरकार के दिशा निर्देशों की पालना कर ले या फिर बर्खास्त हो? पालना करने वाला ठीक रहेगा ना? ठीक है जी। फिर कौन सी शक्ति है बताओ? वित्तीय शक्तियों पर प्रभाव। वित्तीय शक्तियों का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वही देखो, संघ सरकार एवं राज्य सरकार के बीच में जो वित्तीय विभाजन किया गया है, उस वित्तीय विभाजन को क्या किया जा सकता है बताओ? बदला जा सकता है, उसको चेंज कर सकता है। कौन चेंज कर सकता है बताओ? राष्ट्रपति चेंज कर सकता है एक घोषणा के द्वारा। ये लो जी। अब कौन सा बच गया? 30 सेकंड के लिए पानी वानी पी लेते हैं।
अब साथियों, अब मैं ये बता देता हूं किस पर प्रभाव बताओ, मूल अधिकारों पर प्रभाव। किसका प्रयोग होने पर बताओ, आर्टिकल 352 का प्रयोग होने पर। देखो, आर्टिकल 352 का प्रयोग होने पर हमारे फंडामेंटल राइट्स पर क्या पड़ता है बताओ, प्रभाव पड़ता है। और हमारे फंडामेंटल राइट्स पे जो प्रभाव पड़ता है, ये प्रोविजन भारतीय संविधान के कौन से 2 आर्टिकल में लिखा हुआ है? एक आर्टिकल तो लिखा हुआ है आर्टिकल 358 में, और एक आर्टिकल लिखा हुआ है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 359 में। बहुत बढ़िया सर। अब अगर आर्टिकल में बात करूं, आर्टिकल 358 में क्या लिखा है? आर्टिकल 358 में लिखा है कि यदि युद्ध के आधार पर या किसके आधार पर बताओ, बाह्य आक्रमण के आधार पर। मैंने 3 आधार बताए थे, उनमें से यहां पे मैं आर्टिकल 358 में कितने आधार ले रहा हूं? केवल 2 आधार। इन 2 आधारों पर अगर किसका प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल 2 आधारों में से किसी एक आधार पर या दोनों आधार पर, दोनों में से किसी एक आधार पर या दोनों आधारों पर अगर आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही आर्टिकल 352 का प्रयोग होगा, वैसे ही आर्टिकल 19 में उल्लेखित, आर्टिकल 19 में जो उल्लेखित हमारी जो स्वतंत्रताएं हैं, स्वतंत्रताएं क्या हो जाती है, स्वतः ही निलंबित हो जाती है। वैसे ही हमारे यहाँ आर्टिकल 352 में उल्लेखित जो स्वतंत्रता है वो स्वतः ही क्या हो जाती है बताओ, निलंबित हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है ना, ऐसे। ओके जी, स्वतः ही क्या हो जाती है बताओ, निलंबित हो जाती है। समझो इसको, देखो, युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, ऐसे समझो। ऑफलाइन क्लास में आप बैठे हैं, जब तक सर नहीं आते हैं तब तक आप अपनी वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन आप ऐसे समझिए कि जैसे ही क्लास में सर की एंट्री हो गई, इसका मीनिंग क्या हो गया बताओ, युद्ध हो गया, या क्या हो गया बताओ, बाह्य आक्रमण हो चुका है। क्लास में सर की एंट्री हो गई मतलब क्या हो गया, युद्ध मान लो, या उसको क्या मान लो बताओ, बाह्य आक्रमण। ठीक है, तो युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया। वैसे ही आपको क्लास में टीचर को बोलने की जरूरत ही नहीं है, चुप हो जाओ, अपने आप चुप हो जाना है। क्यों? क्योंकि आपकी आर्टिकल 19 की जितनी भी स्वतंत्रता है ना, वो अपने आप स्वतः ही क्या हो गई है, अपने आप ही क्या होगी ये बताओ, निलंबित होगी। जब मैं बोलूं स्वतः ही निलंबित होगी, इसका मीनिंग यहां कॉन्सेप्ट क्या है कि राष्ट्रपति को आदेश जारी करने की क्या नहीं है, जारी करने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं बोलूं राष्ट्रपति को आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ क्या टीचर को आपको ये बोलना है कि चुप हो जाओ? नहीं, टीचर को बोलने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इधर से आर्टिकल 352 लगा, इधर से आर्टिकल 19 गया, इधर से आर्टिकल 352 हटा, उधर से वापस आर्टिकल 19 आ गया। ये तो कौन सा आर्टिकल हो गया, आर्टिकल 358। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? यदि तीसरा नहीं लिखा है, सशस्त्र विद्रोह नहीं लिखा है, युद्ध बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जाता है, तो आर्टिकल 19 में उल्लेखित जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाती है। इसका मीनिंग है इसके लिए प्रेसिडेंट को किसी भी प्रकार का ऑर्डर या आदेश जारी करने की क्या नहीं है बताओ, आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में साथियों कौन सा आर्टिकल है बताओ, उसके बाद में है आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 क्या कहता है? आर्टिकल 359 ये कहता है कि अगर हमारे देश में क्या हो जाए बताओ, हमारे देश में 3 चीजें, एक तो युद्ध हो जाए, उसके बाद में क्या हो जाए बताओ, युद्ध हो जाए, या क्या हो जाए बताओ, बाह्य आक्रमण हो जाए, या क्या हो जाए बताओ, सशस्त्र विद्रोह। इधर तीनों शब्द लिखे है ना, आर्म रिबेलियन के आधार पर अगर किसका प्रयोग किया जाता है, तो आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जाता है। तो राष्ट्रपति आदेश जारी करके, तो राष्ट्रपति आदेश जारी करके, पहली तो एक नई बात यहां क्या लिखी मैंने नई बात लिखी, क्या जारी करके बताओ, राष्ट्रपति आदेश जारी करके क्या कर सकता है? तो राष्ट्रपति आदेश जारी करके आर्टिकल 20 एवं 21, आर्टिकल 20 एवं आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 एवं आर्टिकल 21 में उल्लेखित
आर्टिकल 20 एवं 21 के अलावा में से इसे लिख दो, आर्टिकल 20 एवं 21 के अलावा अन्य फंडामेंटल राइट्स के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है। क्या है? पहली बात तो देखो, इधर तीनों ही है, युद्ध भी है, बाह्य आक्रमणी, और क्या है बताओ, सशस्त्र विद्रोह है। इधर क्या हो रहा था? स्वतः ही निलंबित हो रहा था, इधर स्वतः निलंबित नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ? प्रेसिडेंट को ऑर्डर निकालना पड़ रहा है, और राष्ट्रपति जी जब ऑर्डर भी निकाल रहे हैं ना, तो 20 एवं 21 का इन्फोर्समेंट तो सस्पेंड नहीं हो रहा है। अन्य कोई भी फंडामेंटल राइट्स, 20 एवं 21 के अलावा अन्य कोई भी फंडामेंटल राइट्स है, उस फंडामेंटल राइट्स का परिवर्तन, इन्फोर्समेंट निलंबित हो रहा है। फंडामेंटल राइट्स निलंबित नहीं हो रहा है। हमें ये पढ़ा देते हैं या पढ़ भी लेते हैं किताबों में हम कि सर यहां ये कि 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकता है। अरे 20-21 क्या, आर्टिकल 14 भी निलंबित नहीं हो रहा है, आर्टिकल यहां 15 भी निलंबित नहीं हो रहा है, आर्टिकल 32 जा रहा है। कैसे जा रहा है सुनो, देखो देखो, हमको आर्टिकल ऐसे मिले हुए, आर्टिकल 14, आर्टिकल 32, आर्टिकल 15, आर्टिकल 32, आर्टिकल 16, आर्टिकल 32, आर्टिकल 17, आर्टिकल 32। ये क्या मामला है सर? अरे आर्टिकल 14 का उल्लंघन होने पर बताओ, आपको इसको परिवर्तन करवाने के लिए कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करोगे? आर्टिकल 32। आर्टिकल 15 को अगर उल्लंघन हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट में कौन से आर्टिकल के तहत जाओगे बताओ? आर्टिकल 32। तो इसका मीनिंग है इन फंडामेंटल राइट्स को परिवर्तन करवाने का काम कौन से आर्टिकल का है बताओ? आर्टिकल 32 का। इसका मीनिंग है राष्ट्रीय आपातकाल के समय में सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति ने आदेश जारी करके लिख दिया आर्टिकल 25, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 26 का जो परिवर्तन है, ये फंडामेंटल राइट्स निलंबित नहीं हो रहे, इनका परिवर्तन को हम क्या कर रहे हैं बताओ? निलंबित कर रहे हैं। इसका मीनिंग ये हुआ, आपातकाल के समय आपका आर्टिकल 25 बना हुआ है, आप अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग कीजिए, लेकिन अगर राज्य ने राष्ट्रीय आपातकाल के समय आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया तो आप उसको लागू करवाने के लिए कहां नहीं जा सकते बताओ? सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। क्या लिखा है? परिवर्तन को निलंबित कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स को नहीं। इसी प्रकार से देखो, अगर लिख दिया आर्टिकल 14 का परिवर्तन निलंबित किया जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है? आपका आर्टिकल 14 निलंबित नहीं हुआ है, आर्टिकल 14 यानी विधि के समक्ष समता बना हुआ है, लेकिन अगर आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो गया तो उसको लागू करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट को क्या किया जाता है? सस्पेंड किया जाता है। लेकिन कौन से दो फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को हम सस्पेंड नहीं कर सकते? आर्टिकल 20 एवं आर्टिकल 21, क्योंकि दोनों ही आर्टिकल लगभग जीवन के अधिकार से जुड़े हुए अधिकार है, जीवन के अधिकार से जुड़े हुए फंडामेंटल राइट्स है। तो राष्ट्र चाहे कितना भी खतरे में है, राष्ट्र में चाहे कितना भी बड़ा आपातकाल है, ऐसी कंडीशन में भी हम व्यक्तियों के जीवन के अधिकार को छीने नहीं सकते हैं। ऐसी कंडीशन में भी अगर अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हमें अधिकारों के उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का क्या बताओ? अधिकार है। और ये प्रोविजन 20 और 21 का जो इन्फोर्समेंट है, निलंबित नहीं किया जाएगा। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 की संविधान संशोधन के द्वारा क्या गया बताओ? जोड़ा गया। 20 आर्टिकल 20 एवं आर्टिकल 21 को क्या नहीं किया जाएगा? निलंबित नहीं किया जाएगा। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ये हमारे यहाँ 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया साथियों? जोड़ा गया। इतनी बात हो गई क्लियर। ये है आर्टिकल 358 और आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 359। अगर आप सोच रहे हैं हम ऊपर ऊपर से पढ़ ले, अगर आप सोच रहे हैं कि सर बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि सर हमने तो आज तक इतने जिंदगी में पढ़ा कि आर्टिकल 352 का प्रयोग युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होता है, तो इतना ही पढ़ा है तो इतना तो आरपीसी से ही नहीं होने देगी, इतना पढ़ना पड़ेगा। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, रास्ता एक ही है। जो पॉलिटी आप इतने दिन जिंदगी में 50 घंटे में पढ़ रहे थे, उस पॉलिटी को 250 घंटे में पढ़ लीजिएगा और आपके 20, 25, 30 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, उनमें से आप
एक दो तीन क्वेश्चन की गारंटी नहीं ले रहा हूं, 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, मान लो 25 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन तो बाहर से आएंगी, क्योंकि भाई मैं कितना भी बड़ा व्यापक बना लू ना, लेकिन ये इतनी गारंटी दे सकता हूं कि 25 में से 23 क्वेश्चन के आसपास के रेंज हमारे नोट्स में से मिलेंगे आपको। तो ज्यादा पढ़ना महत्वपूर्ण है, ज्यादा पढ़ने में डरने की आवश्यकता नहीं है, बजाय कि बार बार एग्जाम में फेल होना ज्यादा हमको नुकसान पहुंचाने वाला है। उसकी बजाय एक बार में थोड़े 100-200 घंटे ज्यादा पढ़ लिया जाए, ज्यादा सुन ली जाए क्लास से, काम हो जाएगा। चलो साथियों, एक कौन सा बताओ, लोकसभा के कार्यकाल और विधानसभा के कार्यकाल, देखो वो पढ़ा दिया मैंने, ये पढ़ा दिया, अब कौन सा बच गया बताओ, लोकसभा का कार्यकाल और विधानसभा पर पड़ने वाला प्रभाव। देखो लोकसभा का कार्यकाल में ये फ्लो चार्ट बना लेना जैसा मैं बना रहा हूं, लोकसभा के कार्यकाल पर प्रभाव है ना। मैंने लगभग 3 वर्षों तक फिजिक्स पढ़ाई है ना, और 3 वर्ष पढ़ाते पढ़ाते मेरे को पॉलिटी हुए हैं। तो जब बोर्ड वर्क करते हैं तो आपको ऐसे दिखता होगा जैसे कोई मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, और हर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ही तो है, थोड़ा तरीके से व्यवस्थित करना सीख जाए। देखिए लोकसभा का कार्यकाल की बात कर रहा हूं मैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? लोकसभा का कार्यकाल होता है साथियों प्रथम बैठक से कितना वर्ष तक। लोकसभा एक ऐसी ट्रेन है जो जिस दिन से चलेगी वहां से 5 वर्ष के लिए ट्रेन चलेगी, और 5 वर्ष के बाद में स्टेट का स्वतः क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। स्वतः ये क्या हो जाएगी बताओ, भंग हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, खत्म नहीं होगी, मतलब विघटन हो जाएगा। उसके बाद में नई लोकसभा आएगी। लोकसभा का कार्यकाल कब से होता है? लोकसभा का कार्यकाल होता है प्रथम बैठक से। लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से क्या होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष के पश्चात लोकसभा का स्वतः ही विघटन हो जाता है। लोकसभा स्वतः ही क्या हो जाती है बताओ, भंग हो जाती है। इसका मीनिंग है लोकसभा को किसी के द्वारा विघटित या भंग करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए इस लोकसभा की ट्रेन को 5 वर्ष से पहले कोई लाल झंडी दिखाना चाहे, इसका मीनिंग है 5 वर्ष से पहले इस अगर लोकसभा को क्या करना चाहिए बताओ, कोई विघटित करना चाहे तो कौन विघटित करेगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति ऐसा किसकी सलाह पर करेगा? राष्ट्रपति ऐसा संघ की मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। लेकिन यदि राष्ट्रपति के पास में विधान लोकसभा में क्या नहीं, यदि संघ की मंत्री परिषद के पास में लोकसभा में बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति संघ की मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए क्या नहीं होगा, यहाँ पे बाध्य नहीं होगा। चलो ये बात समझ में आ गई। सर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, क्या लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से कम भी हो सकता है क्या? हाँ सर, लोकसभा को क्या कर सकता है राष्ट्रपति, 5 वर्ष से पहले ही क्या कर सकता है बताओ, विघटित कर सकता है, भंग कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसा किसकी सलाह पर करेगा? राष्ट्रपति ऐसा संघ की मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। क्या सर लोकसभा की ट्रेन को 5 वर्ष के बाद में भी भेजा जा सकता है क्या? हाँ जी, मान लीजिए यहां लोकसभा की ट्रेन रुकने वाली थी, लेकिन पता चला यहां रखा है बॉम्ब। तो यहां पे ट्रेन, यहां पे इस रेलवे स्टेशन पे जो स्टेशन मास्टर होगा वो दिखाएगा हरी झंडी, वो बोलेगा भाई यहां मत रोकना। बोला यहां क्यों मत रोकना? बोला बम रखा है। तो बोला कब तक रोकना है? बोला अगले स्टेशन तक चले जाओ, अगले स्टेशन पर अगला स्टेशन मास्टर बता देगा आगे वहीं रोकना है या और आगे जाना है। इसका मीनिंग मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मान लीजिए आर्टिकल 352 का प्रयोग हो रखा है, मतलब बॉम्ब रखा हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति है, ऐसी कंडीशन में हमारी संसद विधि बनाकर, कौन विधि बनाकर बताओ, संसद विधि बनाकर क्या कर सकती है बताओ, एक बार में, यानी एक बार में इसके कार्यकाल को, लोकसभा के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए आगे बढ़ा सकती है? 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा सकती है। आर्टिकल 352 के प्रयोग की स्थिति में संसद विधि बनाकर, जहां लिख दिया जाए संसद विधि बनाकर ऐसा करेगी, इसका मीनिंग है कौन सी विधि बनाएगी बताओ? साधारण विधि बनाकर, ऑर्डिनरी लॉ बनाकर क्या कर सकती है? लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष में कितने वर्ष के लिए आगे बढ़ा देगी? 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा देगी। इतनी बात समझ में आ गई? एक बार 1 वर्ष, एक बार 1 वर्ष, ऐसे करते करते हुए संसद लोकसभा के कार्यकाल को कितने भी वर्ष के लिए क्या कर सकती है? आगे बढ़ा सकती है। लेकिन मान लीजिए कि यहां से यहां तक आगे बढ़ाना था, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया, लेकिन यहां आते आते क्या कर लिया गया? आर्टिकल 352 को क्या कर लिया गया? हटा लिया गया। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस दिन आपने आर्टिकल 352 को क्या किया बताओ? हटाया है, तो आर्टिकल 352 के हटाने की स्थिति में प्रत्येक दशा में
कौन सी दशा में बताओ? प्रत्येक दशा में 6 माह के भीतर 6 माह के भीतर नई लोकसभा का क्या हो जाना चाहिए बताओ? गठन हो जाना चाहिए। यह है किसके कार्यकाल का कॉन्सेप्ट बताओ? लोकसभा के कार्यकाल का कॉन्सेप्ट। वापस बताऊं, देखो सुनना। लोकसभा का कार्यकाल, जब भी सभा होती है तो सभा का कार्यकाल हमेशा कब से गिना जाता है? प्रथम बैठक से। तो लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से कितना वर्ष होगा? 5 वर्ष। 5 वर्ष के पश्चात लोकसभा का क्या हो जाता है? स्वतः ही विघटन हो जाता है। और लोकसभा के विघटन का तात्पर्य उसके बाद में नई लोकसभा आने वाली है। लेकिन यदि 5 वर्ष से पहले ही अगर लोकसभा को कोई लाल झंडी दिखानी है, यानी 5 वर्ष से पहले ही अगर लोकसभा को विघटित करना है, तो कौन विघटित करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सामान्यतः ऐसा किसकी सलाह पर करेगा? संघ की मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। लेकिन यदि राष्ट्रपति को क्या नहीं है बताओ? यदि मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। क्या लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक भी हो सकता है? यस, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक भी हो सकता है। जब देश में कौन से आर्टिकल का प्रयोग हो रखा है? देश में आर्टिकल 352 का प्रयोग हो रखा है। ऐसी कंडीशन में संसद विधि बनाकर एक बार में इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए क्या कर सकती है बताओ? आगे बढ़ा सकती है। किसके कार्यकाल को? लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा सकती है। ऐसे एक बार एक वर्ष करते करते कार्यकाल को कितना भी आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जिस दिन आर्टिकल 352 के प्रयोग को क्या कर लिया गया? हटा लिया गया। उस दिन से प्रत्येक दशा में 6 माह के भीतर नई लोकसभा क्या हो जानी चाहिए बताओ? गठित हो जानी चाहिए। ये किसका कार्यकाल है बताओ? लोकसभा का। इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट देख लो किसका साथियों? विधानसभा का भी। देखो विधानसभा में क्या है कि विधानसभा का कार्यकाल भी क्या होगा बताओ? विधानसभा का कार्यकाल भी प्रथम बैठक से कितने वर्ष तक होगा बताओ? 5 वर्ष तक होगा। 5 वर्ष के बाद में बताओ विधानसभा का भी क्या हो जाएगा? स्वतः विघटन हो जाएगा। स्वतः विधानसभा क्या हो जाएगी बताओ? भंग हो जाएगी। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मान लीजिए 5 वर्ष से पहले ही अगर विधानसभा को लाल झंडी दिखानी है, तो विधानसभा को लाल झंडी कौन दिखाएगी बताओ? राज्यपाल दिखाएगा। इसका मीनिंग है 5 वर्ष से पहले ही राज्यपाल क्या कर सकता है? विधानसभा को विघटित कर सकता है। राज्यपाल सामान्यतः ऐसा किसकी सलाह पर करेगा? राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। लेकिन यदि राज्य की मंत्रिपरिषद को विधानसभा में बहुमत नहीं है, तो राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए क्या नहीं होगा? बाध्य नहीं होगा। फिर क्या विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक भी हो सकता है? यस, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए अधिक तभी होगा जब क्या होगा बताओ? वही देश में किसका प्रयोग हो रखा है? आर्टिकल 352 का प्रयोग हो रखा है। यहां विधानसभा का कार्यकाल भी अगर 5 वर्ष से अधिक बढ़ाना है तो कौन बढ़ाएगी बताओ? संसद बढ़ाएगी। क्या बनाकर बढ़ाएगी बताओ? विधि बनाकर, यानी साधारण विधि बनाकर। और विधानसभा का कार्यकाल संसद एक बार में केवल कितने वर्ष के लिए बढ़ाएगी? 1 वर्ष के लिए। ऐसे एक बार एक वर्ष करते करते विधानसभा के कार्यकाल को कितने भी वर्ष के लिए क्या कर सकता है बताओ? आगे बढ़ा सकते हैं। कौन बढ़ाएगी बताओ? संसद। लेकिन जिस दिन आर्टिकल 352 हटा लिया गया, उस दिन से प्रत्येक दशा में 6 माह के भीतर नई लोकसभा यहां नई विधानसभा क्या हो जानी चाहिए बताओ? गठित हो जानी चाहिए। क्या ये समझ में आया? समझ में आया तो इस फ्लो चार्ट को बना लीजिएगा। और हमारे 2 कॉन्सेप्ट हो गए, लोकसभा का कार्यकाल का कॉन्सेप्ट, विधानसभा का कार्यकाल। आर्टिकल हमारे लिए सेकेंडरी है ना। 25 क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल के 25 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। आप तो पहले 23 तो सही करो, 2 क्वेश्चन बाद में सही कर लेना, ठीक है? तो पहले कॉन्सेप्ट सीखते जाओ, बाद में आर्टिकल आप अपने जहन में बैठते जाएंगे। ये देखो इसका कार्यकाल की बात होगी बताओ? लोकसभा के कार्यकाल पर बढ़ने वाला प्रभाव वाली बात भी हो गई। तो ये मैंने आपको आर्टिकल 352 के प्रयोग का प्रभाव पढ़ा दिया, लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल पर भी पढ़ा दिया, मूल अधिकारों पर भी पढ़ने वाला प्रभाव पढ़ा दिया, और संघीय ढांचा पर भी पढ़ने वाला प्रभाव पढ़ा दिया। इस क्लास में मैं अभी के लिए एक आर्टिकल और पढ़ा देता हूं। कौन सा आर्टिकल बताओ? आर्टिकल 355। देखिए आर्टिकल 355 में क्या लिखा है? माता पिता का कर्तव्य लिखा है ना। माता पिता का नहीं, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका का कर्तव्य है। अभी नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे एक आर्टिकल साथियों, आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 में क्या होगा? राज्य की कार्यपालिका का कर्तव्य, राज्य की कार्यपालिका का कर्तव्य। इसमें है संघ की कार्यपालिका का कर्तव्य, और इसमें क्या है बताओ? राज्य की कार्यपालिका का क्या है बताओ? कर्तव्य है। मैं ऐसे बोलूं कि इसमें
माता पिता का कर्तव्य है और राज्य कौन है? बच्चे हैं। तो इसमें किसका कर्तव्य बताओ? बच्चों का कर्तव्य। माता पिता के कर्तव्य पहले हैं और 10 आर्टिकल के बाद में बच्चों के कर्तव्य हैं। ऐसे याद रख लेना अपने हिसाब से। अब संघ की कार्यपालिका का क्या कर्तव्य है? संघ की कार्यपालिका का यह कर्तव्य है कि वो प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण से क्या करे बताओ? सुरक्षा करे। संघ की कार्यपालिका का यह कर्तव्य है कि वो प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण से क्या करे बताओ? सुरक्षा करे। और ये भी सुरक्षा करे कि आंतरिक अशांति से भी क्या करे बताओ? अगर कभी भी मान लो कि किसी राज्य में क्या हो गई बताओ? आंतरिक अशांति हो गई, तो उससे भी क्या करे बताओ? सुरक्षा करे। तथा संघ की कार्यपालिका ये सुनिश्चित करे कि राज्य का शासन किसके अकॉर्डिंग चलाया जाए बताओ? संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाए। संविधान के प्रावधान के अनुसार चलाया जाए। देखिए क्या है संघ की कार्यपालिका का कर्तव्य। किसका कर्तव्य बताओ? संघ की कार्यपालिका का कर्तव्य। संघ की कार्यपालिका का कर्तव्य है क्या? संघ की कार्यपालिका का पहला कर्तव्य है कि वो हमारे राज्य की क्या करे बताओ? प्रत्येक राज्यों की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करे। भाई कल को राजस्थान की साइड में अगर मान लीजिए पाकिस्तान आक्रमण कर दे, तो भाई साहब राजस्थान सरकार के पुलिस वालों की या राजस्थान सरकार की इतनी हिम्मत है कि पाकिस्तान से हम लड़ लेंगे। तो ये कर्तव्य किसका है? संघ की कार्यपालिका। कल का अरुणाचल प्रदेश में कौन आक्रमण कर दे बताओ? चीन आक्रमण कर दे, तो वहां की पुलिस वाले लड़ थोड़े पाएंगे। तो संघ की कार्यपालिका का यह कर्तव्य है कि वो प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण से क्या करे बताओ? सुरक्षा करे। अगला रोचक प्रश्न, क्या भारतीय संविधान में अभी भी आंतरिक अशांति शब्द लिखा हुआ है? जी सर, लिखा हुआ तो है ना। 52 में नहीं है, 355 में अभी भी लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य में वो उसकी आंतरिक अशांति से सुरक्षा करे। अरे साथियों, मणिपुर में कुछ समय पहले आपने देखा होगा, मणिपुर में आर्टिकल 355 का प्रयोग किया गया था। मणिपुर में अभी तक आर्टिकल 355 का प्रयोग किया जा चुका है 3 बार। वहां पे मणिपुर में क्या उत्पन्न हो गई थी बताओ? आंतरिक अशांति उत्पन्न हो गई थी। तो आंतरिक अशांति के उत्पन्न होने की स्थिति में बताओ संघ की कार्यपालिका कौन से आर्टिकल का प्रयोग कर दिया बताओ? आर्टिकल 355 का क्या कर दिया? प्रयोग कर लिया। भाई सामान्यतः लोक व्यवस्था बनाए रखने का काम होता है पुलिस का, लेकिन मान लीजिए कुछ मामले ऐसे होते हैं कभी पुलिस के हाथों से मान लो मामला निकल गया, इसका मीनिंग उस राज्य में क्या उत्पन्न हो गई बताओ? आंतरिक अशांति उत्पन्न हो गई। अगर आंतरिक अशांति उत्पन्न हो गई, ऐसी कंडीशन में राज्य उस संघ की कार्यपालिका उसमें किसका प्रयोग कर लेगी? आर्टिकल 355 का प्रयोग कर लेगी। तो मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, लेकिन उससे पहले वहां कौन सा आर्टिकल का प्रयोग किया था बताओ? आर्टिकल 355 का प्रयोग किया था। फिर क्या बताओ? राज्य का शासन बोला गया है कि संघ की कार्यपालिका ये सुनिश्चित करेगी कि राज्य का शासन किसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग चलाया जाए? संविधान के प्रावधान के अनुसार चलाया जाए। लेकिन मान लो कोई राज्य की कार्यपालिका सुधार ही नहीं रही है, उसका शासन राज्य के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो अगला आर्टिकल हमारी एंट्री होगी कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 356 में। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग कर लेंगे? ऐसी कंडीशन में हम प्रयोग कर लेंगे वहां पे किसका बताओ? आर्टिकल 356 का। तो ये जानने वाली बात है साथियों। जानने वाली बात ये भी है कि एक बार होता क्या है कि हमने अगर मान लो कि कोई सब्जेक्ट कहीं से भी एक बार पढ़ ली, सब टीचर अच्छे हैं, सब अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि आरपीएससी का ट्रेंड अलग होता है। अब मान लीजिए कि आपने राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ लिया आधे पेज में, एक पेज में पढ़ लिया। अब आप क्या चाहते हैं कि वो उस एक पेज के दायरे से आप बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि पेपर कैसा आ रहा है। आपका तो ये है कि अगर एक पेज याद है तो सर मेरे को आर्टिकल 352 याद है। आप अपने नॉलेज के दायरे को विस्तृत करना पड़ेगा ट्रेंड के अकॉर्डिंग। मैं बार बार बोल रहा हूं, 100, 200, 300, 400 घंटे ज्यादा पढ़ लोगे कोई नुकसान नहीं, बजाय कि बार बार पढ़ना पड़े और बार बार हमें मनोवैज्ञानिक रूप से शिकार होना पड़े उस कंपटीशन परीक्षा का। इसलिए एक बार पूर्ण जज्बे के साथ में, जोश के साथ में पढ़ लो, डिटेल में पढ़ लो। ठीक है, जहां जहां जिस सब्जेक्ट के आपके डिटेल में चीजें मिल रही है वहां वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है। चयनात्मक पद्धति का प्रयोग करना है, जिस प्रकार से हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने भी प्रयोग किया था कि भाई हमारे लिए
जिस सब्जेक्ट में जिसका बेटर मैटर जहां से मिलेगा उसी का उठा लो, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हो, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा एक क्लास हमें आज ही हमारी हो जाए आर्टिकल 356 और 60 की, ठीक है। तो ये चैप्टर क्या हो जाए बताओ, हमारा पूरा हो जाए, ठीक है जी।